नया चलो साल मुबारक। हाँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम नए साल में इस लम्हे में इकट्ठे हो रहे हैं और इस खूबसूरत आपकी तस्वीर जब मैंने देखी थी तो मैं अपने नाज़रीन के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि मैंने एक छोटी-सी नज़्म लिखी थी, बल्कि नज़्म तो शायद लंबी है, लेकिन उसका जो पहला था, वो पहले कुछ मिसरे हैं, वो मैं पढ़ना चाहूँगी। मैंने देखा था उसकी आँखों में नए सूरजों के तलू होने की बशारत थी। मैंने देखा था उसकी आँखों में नए सूरजों के तलू होने की बशारत थी। शमा के पिघलने का नज़ारा, मैंने देखा था तहज्जुद का तारा। मैंने पौ फटते देखी थी, अमन और मोहब्बत का सूरज। अमन और मोहब्बत का सूरज, एकता का, अपनेपन का, अमरता का सूरज। तो नाज़रीन, मैं आपको ये एक अपना तजुर्बा बताती हूँ कि इत्तेफ़ाक से ये नज़्म मैंने इनकी तस्वीर देख के ये मैंने लिखी थी और आज हम मुझे उस वक़्त इल्म नहीं था कि आज हम एक नए साल के नए सूरज के साथ इस तरह से इकट्ठे होंगे और ये शायद उस लम्हे की बशारत मुझे पहले से मिल गई थी। तो राबिया साहिबा, आप बहुत शुक्रिया दुआ। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने जब मेरे आपकी ये नज़्म मुझे मिली तो मैं समझी आप मेरे से मज़ाक कर रही हैं। अच्छा। तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये मज़ाक सच होने वाला है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले तक ये भूल चुकी थी। अभी मैंने जब देखी दोबारा से कि मैंने कुछ लिखा था आपके लिए, तो फिर मुझे मैंने देखा तो फिर मैं थोड़ी-सी मेरा हुआ, मैंने कहा ये कैसे हो गया ना? तो अब मैं अपने नाज़रीन को ऐसे राबिया साहिबा राबिया अरूबा साहिबा का तारुफ़ थोड़ा-सा एक फ़ॉर्मली करा देती हूँ। वैसे तो मेरे ख़्याल है हम सारे जो हैं फ़ेसबुक के फ्रेंड्स हैं और सारे अहबाब हैं, तकरीबन सबको एक-दूसरे का, स्पेशली अदीबों को मालूम है। नाज़रीन में चूँकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको समटाइम नहीं भी पता होता, तो तो मैं उस इस तरह का थोड़ा फ़ॉर्मल तो नहीं है, लेकिन छोटा-सा तारीफ़ करना चाहती हूँ कि ये जो हैं सियासी मामलात पर इनकी मुनफ़रिद और तनकीदी ख़्यालात की मालिक हैं। अ, बेदार मग़ज़ और काबिल, मेरे ख़्याल में ये ओरिजिनल फ़नकारा हैं और आपका बहुत-सा काम जो है रिश्ता पे भी मौजूद है। इसके अलावा आपने बहुत 6 किताबों की माशाअल्लाह खालिक हैं। उनमें सिर्फ़ अफ़साने नहीं है, बल्कि अफ़सानों की एक किताब है रात की रानी। इसके अलावा तनकीद और तहकीक का मैदान की शाह सवार हैं ये। तो जुगनुओं के देश में, अहमद नदीम कासमी के अफ़सानों में निसाइयत, उस पे आपने काम किया और दरवेशों का डेरा, ख्वाबनामे, जिसमें फ़लसफ़ा, अदब और बड़े दकीक मज़ामीन हैं और वो एक आपका तजुर्बा है। तो इसके अलावा हम इनसे गपशप करते रहेंगे तो हमें मालूम होता रहेगा कि राबिया ने कब से लिखना शुरू किया और सारी जो भी रुदात है वो हम शेयर करेंगे एक-दूसरे से और बहुत सी बातें करेंगे। कब से लिखना शुरू किया? लिखना मुझे तो बहुत थोड़ा-थोड़ा लेट। आइडिया है। हाँ, लिखना तो बहुत लेट शुरू किया। खत शुरू किए अपने वालिद साहब को। यूनिवर्सिटी लाइफ़ में, हाँ, यूनिवर्सिटी लाइफ़ में लिखना शुरू किया बाकायदा। और उससे हुँ, पहले तो बस ऐसे ही था जैसे अब डायरी लिख लिया और सब कुछ। ये नहीं सोचती कि आप कभी मतलब ऐसा भी लिखेंगे या आप लिखेंगे, या ये सोच भी नहीं थी दूर-दूर तक, क्योंकि मैं पेंटर बनना चाहती थी। तो हुँ, मुझे हुँ। ये नहीं था मैंने रंगों से नहीं लफ्ज़ों से पेंट करना है। लहसुन। तो हाँ, वो बस इसलिए बस 2006 की बात है मेरा ख़्याल, जब मैंने बाकायदा अच्छा, लिखना शुरू किया। ठीक है। इस और हिसाब बस से उस तो 15 14-15 साल हो हाँ, गए। 14-15 साल बहुत हो गए। शुक्रिया। और हुँ। आपका तजुर्बा वो बड़े-बड़े राइटर्स के साथ भी मतलब है, अहमद नदीम कासमी साहब और असगर नदीम सैयद साहब और क्या वो भी आपकी बड़ी खुशकिस्मती भी है मेरे ख्याल के मुताबिक कि शुरू से ही आपको हाँ, एक दुआ सीनियर मतलब ये बात हकीकत है कि ये खुशनसीबी होती है। शुरू से ही नहीं, मैं तो कहती हूँ अगर मैं पीछे जाके देखती हूँ तो बचपन से। हुँ, बचपन से वो था क्योंकि अब्बा वो मेरे पेंटर थे और अदबी महफ़िलों में आना-जाना था। तो मैं 2 पोनियों वाली बच्ची उस वक़्त मतलब
वो उनसे मुलाकात आर साहब, अभी उनकी किताबें ये वाली नहीं आई थी अमजद रऊफ साहब उर्दू वो सयारा डाइजेस्ट में, फिर कुरैशी साहब उर्दू डाइजेस्ट में। हुँ, तो ये हुँ। 2 पोनियों वाली बच्ची मिला करती थी ना, तो हुँ। फिर बिल्कुल। वो एक टीवी के और फ़िल्म के अरूज का दौर था, तो उन अदबी बैठकों में ये होता था कि टीवी और फ़िल्म पे बहुत लोग होते थे। ये अब वाला टीवी नहीं है, ये उस दौर में वो टीवी है जिसका तलफ़्फ़ुज़ जिसकी सीन के तलफ़्फ़ुज़ पे बहस होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस पे सीन पे बहस होती थी, ये नहीं जाना एक स्क्रिप्ट कई-कई दफ़ा लिख पाया जाता था। हुँ, हुँ। तो बस ये इसको कहिए मैं ये समझती हूँ इसको कि ये गुड लक कह लें। हाँ, ये तो ये बिल्कुल बचपन से है और गुड लक है, ये मैं हाँ, मानती हूँ। ये हुँ, बहुत फिटनेस ये है कि इतनी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत ज़हन अता किया, इतना खूबसूरत दिल भी। तो मतलब उसमें बड़ी आपके अंदर एक आजिज़ी है। अगर कोई शख़्स आपको मिलेगा तो उसे शायद इल्म ही ना हो कि ये लड़की जो है इतना कुछ लिख लेती है और इतनी इसकी जो ज़हन इतना तेज़ है और इतना इतना कुछ अच्छा सोच लेती है। तो ये बड़ी ब्लेसिंग है मेरी मेरी नज़र में। ये इतनी जो आजिज़ी है वो किस तरह है? इतनी अच्छा दुआ ये मुझे ना खुद भी नहीं पता चलता, आप बताती हैं तो मैं सोचती हूँ अच्छा ऐसा है कि मैंने कुछ किया है। मेरी हाँ, कुछ 6 आपने किताबें हैं। अभी अब तो हाँ, फिर जब कोई दरवेशों के डेरा पे स्पेशली बात करता है क्योंकि वो तो फिलॉसफी है ना, तो फिर मैं सोचती हूँ अच्छा ये मैंने लिखा है, अब लिखा तो तो जो चीज़ मुझे इल्म नहीं है, अच्छा है मुझे इल्म नहीं है। हुँ, वरना फिर ये होता कि शायद वो चढ़ जाती। जैसे वो नशा होता हुँ। है ना शराब का, पुरानी शराब का वो चढ़ जाता, तो मैं चढ़ाना नहीं चाह रही। आप फिर बहुत आपका अच्छा काम करेंगे। रुक जाता है। नहीं, नहीं अच्छा है मतलब तो भूल ही फिर रहूँ। बेसिकली एक अच्छा हुँ, इंसान होना मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी बात है कि एक इंसान जो है अपने जो अच्छे इंसान की जो खूबी है ना क्योंकि मेरे ख़्याल में बड़े-बड़े राइटर्स भी मिल जाएँगे, बड़े-बड़े फिलॉसफर्स भी आपको मिल जाएँगे, लेकिन एक अच्छे इंसान का इस माशरे में होना मेरी नज़र में सबसे अहम बात है और मुझे इसलिए आपसे मिलकर भी सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। माशाल्लाह इससे हुँ। पहले भी पिछले साल हम बहुत प्यारे-प्यारे लोगों से मिले। तो एक इस नए साल में एक खूबसूरत दिमाग वाली हसीन लड़की से मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही नहीं, है। आप ये देखें कि इस नए साल का आगाज़ 2 ख़वातीन ने किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ख़वातीन जो है वो अ, डे बाय डे मतलब वो अपने आप को मनवाना चाह रही हैं या अपना आप मनवाना तो नहीं कह सकते, मगर अपने आप का इज़हार करना चाहती हैं। हुँ, हाँ, सॉरी दुआ आपकी आवाज़ कट गई थी। ओके। मैं ये कह रही हूँ कि आप इसकी तशरीह आप करें। ये 2 ख़वातीन का जिस तरह से आपने इसका ज़िक्र किया है, तो इसकी तशरीह आप करें। नहीं, इसकी तशरीह मैं यूँ करती हूँ कि वो कहती हैं कि 2 औरतों की गवाही हमारे यहाँ उसको वो कहा जाता है एक के बराबर है। तो कम से कम हम 2 ने मिल के एक नए साल के आगाज़ की नवीद आपको सुना दी, ठीक है? अब माशाअल्लाह। आपको कम से कम एक गवाही आप उसको मान लें, मतलब मैं आपके हर फ़लसफ़े को दुनिया के मानने को तैयार हूँ, क्योंकि हर शख़्स का अपना तजुर्बा और अपना फ़लसफ़ा है। और दूसरे सबसे ये बड़ी बात। कि जब वजूद-ए-ज़म से कायनात में रंग है, तो उम्मीद है कि ये साल हसीन होगा। इंशाअल्लाह। ये तो बहुत ही खूबसूरत बातें आप करी हैं और मैंने आपसे वो आपकी नज़्म भी सुनी है, बाकी बातें भी करनी हैं। बहुत सी बातें जी। मेरे माइंड में है आपसे पूछने के लिए। एक औरत की नफ्सियात के बारे में मैंने आपसे पूछना है कि एक किसी ने कोई सवाल किया था, तो आपने कहा कि औरत अपनी नफ्सियात अब खुद बना रही है और वो अपनी नफ्सियात खुद दरियाफ़्त करेगी और मतलब वो जब खुद प्रोजेक्ट करेगी तो उस पे बात आप कीजिएगा। कुछ इस तरह की बात थी। अच्छा ये दुआ बहुत अहम बात है। एक्चुअली देखिए इतना अरसा रहने के बाद ना अभी यूरोप को भी उस एक जिसे आप आज़ादी कहते हैं उसमें आए बहुत लंबा तवील अरसा नहीं हुआ। हुँ, 1 डेढ़ सदी की कहानी है। तो सही। 1 डेढ़ सदी में अभी अगर आप देखें ना बैलेंस लाइफ उनके यहाँ भी नहीं है, तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं ना, हम तो अभी आधा तीतर और आधा बटीर। हम कहते हैं यूरोप में ये हो रहा है, यूरोप में वो ये अच्छा हम उसके मुकाबिल आके अपनी आज़ादी चाह रहे हैं। अब जब हम उस
पैटर्न पे चल निकले, तो उस पैटर्न में ये होगा कि हमारी चूँकि पहली दफ़ा औरत बाहर आ रही है, उससे पहले एक मखसूस तरीक़ा-कार था बाहर आने का। अब वो पूरी आज़ादी के साथ बाहर आई है, वो सड़कों पे भी है, वो जिनके प्लेकार्ड्स भी उठाए हैं उन्होंने। फिर वो बलूचिस्तान में कैसे-कैसे वाक़यात हुए हैं, कैसी-कैसी ज़हीन लड़कियाँ निकली हैं और किस-किस तरीके से निकली हैं। तो अब असल में बेसिकली जब आज़ादी मिलती है, आपकी पूरी नफ़्सियात तब बिल्ड होती है। हुँ, आप अंदर से तो एक एक कैद इंसान की नफ़्सियात और होगी, एक भरपूर एक आज़ादी है बाहर की आज़ादी, एक आज़ादी है अंदर की आज़ादी। हो सकता है कि आप बाहर से आज़ाद हैं, अंदर से आज़ाद नहीं हैं। हाँ, लेकिन आप जब एक मर्द ने लिखी है औरत की नफ़्सियात, वो सवाल उनका इस हवाले से था कि अ, जो मर्दाना अदब लिखा गया, उसमें मेरा कहना ये है कि उसमें ना तो मर्द ने अपनी नफ़्सियात लिखी और औरत के गिर्द घूमती वो नफ़्सियात लिखी जो वो चाहता था, जैसी जो औरत वो चाहता था। तो हुँ, औरत ने तो अपनी नफ़्सियात नहीं लिखी। अब हुँ, औरत अपनी नफ़्सियात लिख रही है, लेकिन हुँ, हुँ, अभी भी वो 100% सही नहीं है क्योंकि वो सच नहीं बोल सकती। जब वो डिस्कवर सच करी। नहीं बोल सकती, अच्छा अगली नस्ल हमसे अच्छी है, वो सच बोल सकती बिल्कुल। है, हुँ, ठीक है? हुँ, वो डरती नहीं है, ये खौफ, ये डर उनके हमारी नस्ल ने ख़त्म किया। हुँ, तो डेफ़िनेटली अब वो अपनी नफ़्सियात लिखेगी। अब आप कह सकते हैं औरत की नफ़्सियात ये है। ये नहीं है, ज़रूरी नहीं कि औरत की नफ़्सियात अब हम कहते रहें कि अहमद नदीम कासमी ने जो लिख दी वो होगी। उसमें जुग़राफ़ियाई फ़र्क भी होते हैं। औरत की नफ़्सियात में वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ते हैं। उसमें आपके घर का माहौल, उसमें आपकी तालीम, उसमें आपका एक्सपोज़र, वो सब चीज़ें शामिल होके अब जो नफ़्सियात आएगी, वो नफ़्सियात होगी। आप थीसिस करें तो उस पे करें। मेरे कहने का बिल्कुल। ये मकसद था उनको ना। हाँ, बहुत मुझे इसलिए भी हुँ, मेरे माइंड में ये बात इसलिए आई थी कि काफ़ी साल पहले ना एम ए मलिक साहिब ने एक किताब लिखी थी औरत की नफ़्सियात के बारे में। तो जब मैंने उस वक़्त मैं बहुत यानी यंग थी और मैंने जब वो पढ़ी, उन्होंने मुझे गिफ्ट की अपने साइन के साथ और मैंने जब वो पढ़ी तो मुझे बड़ा शॉक लगा। मुझे बहुत दुःख हुआ। मैंने कहा इसमें कोई भी अच्छी बात नहीं लिखी हुई उन्होंने औरत की नफ़्सियात के बारे में, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँची थी। तो मैंने कहा ये अच्छे स्कॉलर हैं कि इन्होंने कोई भी अच्छी बात नहीं लिखी है, सारी इमोशनल बुराइयाँ लिखी हैं, कोई 2-4 अच्छी बातें भी लिख देते। तो मुझे एक ना शिकवा-सा पैदा हो गया उस पूरी किताब से और खुद एम ए मलिक साहिब की शख्सियत से। हालाँकि वो तो ज़ाहिर है स्कॉलर भी थे और मतलब साइकोलॉजी को भी डील करते थे, तो साइकोलॉजी को ज़ाहिर है डील करते थे। मैंने वो किताब पढ़ी, वो पिंक से कवर की किताब थी। लेकिन मुझे उनसे गिला नहीं हुआ क्योंकि अच्छा, जब ये बेचारे लोग लिखते हैं ना वही कि वो बनाना ही यही चाहते हैं, वो वो देखना बनाने यही नहीं थे। मैं उनका तो चाहती मफ़ाद थी इसी में है। सही, मैं चाहती थी कि उस किताब को ले जाके क्योंकि वो हमारे उधर मुस्लिम टाउन में हम लोग भी रहते थे, तो वो 1-2 मतलब स्ट्रीट छोड़ के उनका घर था। तो हुँ, और मेरे क्योंकि मैंने सोशल वर्क में मास्टर्स किया, तो वो चेयरमैन भी थे सोशल वर्क के। तो उनके साथ बातचीत की, तो मेरा दिल करता था मैं उस किताब को लेकर जाऊँ और उनसे डिस्कस करूँ। फिर मैंने कहा नहीं, वो जो एक हम लोग कह रहे हैं ना रिस्पेक्ट की वज़ह से ड्यू टू रिस्पेक्ट आप बहुत सी हुँ। बातें नहीं कह सकते एक-दूसरे को यानी सीनियर्स को या अपने स्कॉलर्स को ही कुछ। मैंने कहा नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं दिल-दिल में कुढ़ी बहुत वैसे कि उसमें वो लिखी हुई थी बातें जी, औरत जो है वो बहुत पता नहीं सारी मतलब इमोशनल जो भी उसकी मसाइल थे ना वो सारे की बहुत बातें करती है और पता नहीं क्या-क्या था। अब तो मैं भूल गई हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो बहरहाल एनीवेज़ आपकी इस हवाले से मुझे वो औरत की नफ़्सियात से मुझे वो औरत की नफ़्सियात वाला जो किताब पढ़ी हुई थी वो याद आ गई थी। तो आपने अब आपकी कोई काम के बारे में बात पूछती हूँ कि आपके अपने तजुर्बात के बारे में कि जैसे ये फ़िलॉसफ़ी पे आपने इतना काम किया, तो उसके बाद आप कह रही हैं मैं पढ़ती हूँ, तो मैं कहती हूँ अच्छा ये मैंने लिखा है, तो ज़ाहिर है जस्ट किया आपने इतना, तो फिर ही लिखा ना। तो आप बचपन से ही मतलब पढ़ने-लिखने की तरफ आपका शौक था या आपके बाबा ने आपको इस तरफ माइल किया था, ये कैसे हुआ? ये इतना 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 पढ़ना-लिखना किस तरह स्टार्ट हुआ? हुँ। शायद डिस्कनेक्ट हो गया था।
आवाज़ नहीं आ रही है अभी, है ना? जी, हुआ कनेक्ट? आवाज़ शायद नहीं आ रही अब, है ना? आपको आ रही है मेरी आवाज़? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कुछ मुझे तो आता नहीं है करना। आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि मुझे तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपको आ रही है, तो मुझे क्यों नहीं आ रही फिर? मैं क्या करूँ ऐसा? ओके, मैं दोबारा ट्राई करूँ? हुँ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे आपकी आवाज़ हुँ। अब क्या करूँ? किधर जाना है मुझको? मैं आपकी या आवाज़ तो मुझे तो आ रही है। अच्छा, मुझे अब आपकी आनी शुरू हुई है। हुँ, हुँ। चलें यहीं से क हम शुरू करते हैं। अब आपकी आवाज़ गुम हो गई। आपकी आवाज़ चली गई दुआ। हुँ। हेलो, हाँ जी। आपको जी, आवाज़ जी। आ रही है अब? हाँ, बिल्कुल आ पता रही चल है। रहा है कि एक आर्टिस्ट जो है वो बैठी है और माशाल्लाह इतने सारे खूबसूरत रंग हैं और फूल हैं, कलियाँ हैं और एक राइटर, एक शायरा, एक असल में अंदर से एक सही असली सच्चा फनकार बैठा है मेरे सामने। तो कितने सारे रंग नहीं। बिखरे हुए हैं और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो हाँ, मुझे नहीं ये तो मैंने न्यू ईयर की खुशी में बहुत इतने रंग बिखेरे हैं ना, क्योंकि अच्छा किया है। पिछला साल बहुत मुश्किल सा गुज़रा सबके लिए और हुँ, दुआ है कि अगले साल में ये प्रॉब्लम्स ना हों, कि मतलब आमीन। हम वैक्सीन की तरफ आ जाएँ और कुछ हालात बेहतर हो जाएँ, गो के हमारे यहाँ इतना नहीं है, लेकिन जहाँ है वो भी दुःख की बात है। बिल्कुल। तो इसलिए और दूसरा मुझे हमें ओवरऑल खुशियाँ और रंग बिखेरने हुँ, चाहिए, पूरे बिखेरते पूरे रहना चाहिए। वो माशियात पे, इकोनॉमिक्स पे, हर चीज़ पे तो वो असर पड़ रहा है ना हुँ, ओवरऑल सारा। यानी कि डायरेक्टली जो लॉस हो रहा है, उसके साथ-साथ हर तरह का मतलब लॉस हो रहा है। अल्लाह करे कि 2021 जो है, इसमें हुँ। सब अच्छी-अच्छी चीज़ें हों। हाँ, तो अच्छा आप देखिए मुझे इस अपनी 2000 लेसन आए थे। हाँ, अच्छा पहले ये हम बात मुकम्मल कर लें कि 2020 ने हमें एक और चीज़ सिखाई। हुँ, इसने हमें लम्हे जीना सिखाए। हमें नहीं पता बिलफ़र्ज़ के वो हम कहते थे आप लम्हा जो लम्हा मौजूद है उसको जी लें। हुँ, इसने हमें लम्हे जीना सिखाए कि हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। हमें सही। नहीं मालूम। उसकी वजह कि कोविड का सबसे पहला अटैक जो होता है स्पेशली एजेड लोगों पे और बच्चों पे वो हार्ट की तरफ होता है कि आपका खून मंजर हुँ, में हो रहा है।
और उसने फिर ये किया कि अच्छा लम्हा मौजूद को जीना सिखाया। हुँ। तो ये मतलब ठीक है, एक तरफ ये मुश्किल वक़्त था, बहुत, बहुत, बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हाँ। दूसरी तरफ उसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी और हमें हुँ। ये भी शायद सिखाया कि शायद हम दिली तौर पे एक-दूसरे से इतने दूर हो गए थे कि हुँ। फितरत ने एक रास्ता आपको बनाया कि आप फिज़िकल भी थोड़ा-सा दूर होके देखें कैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। है ना? कि और उसके साथ-साथ फिर ये चीज़ कि जब आपसे एक चीज़ की चॉइस होती है ना कि आप मिलना चाह रहे हैं, हुँ, तो चॉइस होती है आपके पास और जब चॉइस खत्म हो जाती है कि आप मिल ही नहीं सकते, तो फिर हुँ, जो एहसासात होते हैं, फिर वो जो एक आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं ना आप हर चीज़ को, तो फिर जब आपको उसकी हुँ, कदर होती है कि किस तरह से हम मिल लेते थे, किस तरह हम चले जाते थे, किस तरह हम शॉपिंग मॉल में चले जाते थे, किस तरह हम अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करते थे। और मुझे याद है वो एक बार जब शुरू में हमारे इधर लॉकडाउन लगा, तो रियली उससे 1 दिन पहले वो मैंने अपनी फेसबुक की फ्रेंड्स जो थी उन्होंने वो लगाया था वो जो कोई है पता नहीं क्या खाली, बादा खाली और वो वाला सारा जो था हुँ, तो उसके बाद वो जब हुँ, मैं गई हूँ तो पूरे दिल को ऐसे कुछ हो रहा था कि कभी आँखों को आदत ही नहीं थी कि पूरा शहर इस तरह से वीरान हो जाएगा। तो बस एक रोज़ एक बार इससे पहले मैंने देखा था जिस रोज़ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुँ, का दिन था ना, उस रोज़ ऐसे ही सड़कें सुनसान हो गई। तो वो बीच में वाक़ई हुँ। कुछ दिन बिल्कुल ऐसे गुज़रे। तो चलें बहरहाल आप अपनी नज़्म सुनाएँ। हाँ, मुझे नज़्म निकाल ही नहीं दिया। ओके, उतने में आप अपनी हम नज़्म बातें करते सुनाएँ। हैं। आपका वो कि जैसे आपने वो दरवेशों का डेरा लिखा, तो हुँ। उसको लिखने से पहले और उसको लिखने के बाद आपकी अपनी ज़ात में कोई तब्दीली आई या कुछ महसूस किया? अ, पॉज़िटिव अब या ऐसा जो है कि जब दरवेशों का डेरा लिखा मैं कहती बहुत अच्छे टाइम पे लिखा गया। हुँ, अगर आज मैं सोचती भी या मतलब करती भी तो मैं शायद एक तो लिख नहीं पाती। हुँ, दूसरे ये कि आज वो सब कुछ एक नॉस्टैल्जिया एक हो जाता और शायद वो अ, अपनी अहमियत खो चुका होता। क्योंकि हुँ, उसमें हुँ, हुँ, बहुत सारी फिलॉसफीज़ बस उस वक़्त तक के लिए थी। और हुँ, जब आप एक सैलाब आने से पहले या सुनामी आने से पहले के हालात कुछ और होते हैं। हुँ, हुँ, सुनामी आके गुज़र जाते हैं, उसके हालात चेंज हो जाते हैं। जब हालात चेंज हो जाते हैं, फिलॉसफी चेंज हो जाती है। सही। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत ज़्यादा चेंज आया, एक बहुत बड़ा तूफ़ान उसके बाद आया और मतलब ज़ाहिर है तूफ़ान एक फ़ितरी वो है, वो आके गुज़र गया। जो हुँ, मेरे वालिद की डेथ थी, वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुनामी था। उसके बाद हुँ, फिर आपकी फ़िलॉसफ़ी चेंज होती है। मतलब वो आज मैं दरवेशों का डेरा नहीं लिख सकती। आज मैं वो फ़िलॉसफ़ी नहीं लिख सकती, आज मैं उस ट्रांस में नहीं जा सकती जो उस दौर में चली गई। सही। तो बहुत चेंज आया। आज मेरी फ़िलॉसफ़ी और है क्योंकि वो जो आपने शेल्टर देखा होता है, जब सुनामी में शेल्टर्स उठते हैं ना, तो उसके बाद दुनिया चेंज हो जाती है। आपकी लेवल फ़िलॉसफ़ीज़ ऑफ चेंज हो मैच्योरिटी जाती हैं। मज़ीद बढ़ गई अब आप हुँ। हुँ, वही ना लेवल ऑफ मैच्योरिटी बढ़ता है और बिहेवियर चेंज होने लगते हैं। ज़ाहिर है सामने वाले का ये बिहेवियर चेंज होगा, खुद आपका पे जब हम रद्द-ए-अमल होगा। खुद पे मुनकशिफ होना, तो ये क्या होता है? खुद पे कैसे मुनकशिफ होने का क्या मतलब? अच्छा, अब ये तो बहुत मुश्किल सा सवाल है। खुद पे आप मुनकशिफ हालात खुद कर देते हैं, वक़्त कभी-कभी खुद कर देता है। इज़हार जो होता है जी, जी। जब आप इज़हार करते हैं तो इज़हार अ, बयान या कुछ हुँ, इज़हार-ए-बयान तो मुनकशिफ होने के बाद की कैफ़ियत है। हुँ, मुनकशिफ तो आप अंदर से हो चुके होते हैं अपनी। इज़हार करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो लकी हैं जो इज़हार कर देते हैं। जो इज़हार नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, जो बता नहीं पाते, उनकी कैफ़ियत और हो जाती है। हुँ, तो ये तो लकीली जो इज़हार कर पाते हैं उनकी और बात है। लेकिन मोस्टली लोग इज़हार नहीं कर पाते। मुनकशिफ हो जाते हैं वो खुद से। तो ये हुँ, अंदरूनी कैफ़ियत मतलब मेरे ख़्याल में अंदरूनी हुँ, कैफ़ियत है। बेशक। तो असल में चूँकि दरवेशों का डेरा पढ़ने के बाद मेरे दिल में या दिमाग में एक आइडिया बन जाता है ना, ये इनसे हुँ, सूफ़ियाना बातें पूछी जा सकती हैं, कुछ ना कुछ। क्योंकि एक तो आपका नाम जो है माशाल्लाह
एक बहुत बड़ी हस्ती के नाम पे है, उनकी निस्बत से है। तो हुँ। एक नाम में खुद ही एक ऐसी चीज़ें होती हैं, जो मतलब काफ़ी चीज़ें तो वो ही इंसान की सिफ़ात साथ में शामिल हो जाती हैं, मेरा ये मानना है। तो अ, हुँ, हो जाता है, हो जाती है। ये मैं मानती हूँ। तो तो ये जस्ट की कैफ़ियत जो है, हालाँकि ये हो सकता है यहाँ बैठ के करने का सवाल है कि नहीं, लेकिन मुझे महसूस ये हो रहा है कि मैं आपसे पूछूँ कि ये जो लोग कहते हैं जस्ट की कैफ़ियत जो होती है, उसमें जो शख्स चला जाता है, मजज़ूब जो हो जाता है, या उसके उसके बारे में कुछ बात करेंगी? हुँ। अच्छा, मैं इस पे क्या बात करूँ? अगर आप इस पे इस दौर के हवाले से साइंटिफिक बात करें तो लोग कहेंगे कि ये तो हो गया पागल और इसे नफ्सियाती डॉक्टर की ज़रूरत है और नफ्सियाती डॉक्टर उसका इलाज भी कर देगा। ये बात भी हकीकत है सही। कि वो किसी हद तक उसका इलाज भी कर देगा। हुँ, लेकिन उस पे वो खुद पे मुनकशिफ़ हो चुका होता है। उस पे बहुत हुँ, सारी ऐसी चीज़ें मुनकशिफ़ हो चुकी होती हैं जो वो उसकी ज़ात, उसका वजूद, उसकी हिम्मत नहीं होती बर्दाश्त की। उस पे वो हुँ, हकीकतें मुनकशिफ़ हो चुकी होती हैं जिससे वो अपना एक ज़हनी तवाज़ुन जो है बरकरार नहीं रख पाता उस हुँ, कैफ़ियत में। अब आप उसमें अब वो जो चीज़ वो खुद से करेगा ना वो बिल्कुल उसका एक फ़ितरी रद अमल होगा, लेकिन सोसाइटी उसे कबूल नहीं करेगी। बिल्कुल हमने हुँ, देखा कि इस कैफ़ियत में लोगों ने कपड़े उतार दिए, लेकिन आप यकीन करें यहाँ उन्हें पत्थर मारे गए, यहाँ वो खुद को खुद ही जो है कब्र में दफ़न कर देती हैं। तो ये तमाम कैफ़ियत जो है ना ये उन पे कोई चीज़ ऐसी मुनकशिफ़ हो चुकी होती है जो आपको बता नहीं पाते। इज़हार नहीं सही। कर पाते। इज़हार कर देंगे, कोई उसे कबूल नहीं करेगा। इसकी भी मिसालें हमारे सामने मिलती हैं, सरमद कलंदर हाँ। की जो हमारे थे। आप कबूल नहीं कर पाएँगे, इसलिए मोस्टली हुँ, इज़हार नहीं होता। जब इज़हार होता है तो फिर पत्थर पड़ते हैं। तो बेसिकली ये मुनकशिफ आप पे कुछ ऐसी चीज़ों का हो जाना, जो आप सोच भी नहीं सकते कि हुँ, वो वैसा भी हो सकता है स्टेट ऑफ और दुनिया माइंड। उसे कबूल भी नहीं कर सकती। सही। क्योंकि उसकी सोच, उसकी नज़र, उसका अंदाज़ बिल्कुल मतलब वो दूसरे ज़ाविये से वो इंसान देख रहा होता हाँ, है ना वो उसको। अक़लियत में चला जाता है ना, अक्सरियत उसे नहीं मानती। तो अक़लियत देखिए वाले लोगों को अक़लियत वाले ही समझ सकते हैं। वो जो कहते हैं ना कि गूंगे की रम्ज़ को गूंगा जानता है मुझे या फिर वली वली को पहचानता है। क्रिएटिव माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है किताबों में या किताब में डॉक्टर डॉक्टर साहब। खालिद तोमीर की हुँ, किताबों में। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम ये यहाँ से पढ़ा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन फिर उस हवाले से इंसान अपने आप को भी देखता है और भी लोगों को बाज़ का उसमें देखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो ज़ाहिर है हर बंदा अपने आप को ही कहीं न कहीं फिट करके देखना चाहता है, मैं कौन हूँ? और यही बेसिक हुँ, क्वेश्चन्स तो रहते ही हैं इंसान की, जो भी सोचने वाला इंसान होता है, वो अपने आप को देखना चाहता है कि मैं किस खाने में हूँ और अपने आप को किस तरह से अपग्रेड कर सकता हूँ या मैं अपने आप को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो मतलब ये कितना एक डिफरेंट सा मैं मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये इसको मैंने देखने से मुझे पूरी दुनिया में पता चलना शुरू हो गया कि कौन-सी चीज़ क्लैरिटी मतलब आ गई माइंड में ना, कि कुछ चीज़ें जैसे मैं कन्फ्यूज़ हो जाती थी कि ऐसे क्यों है? तो मेरे ज़हन में अब समझ आनी शुरू हो गई कि किस तरह से कि ये फ़नकार बंदा है। तो ये क्रिएटिव वो है, उसकी उसकी फिर सारी चीज़ें तब्दील होती हैं। जैसे मैं अपने बेटे को देख सकती हूँ या मैं किसी और को देख सकती हूँ। मुझे फिर आसानी हो जाती है, फिर मैं उसको मोड़ूँगी नहीं, फिर मैं उसको नहीं मोड़ूँगी क्योंकि मुझे समझ आ गई। फ़र्ज़ करें सपोज़ दैट किसी भी शख़्स से मेरी बात होती है या मेरे रिश्तों में या किसी चीज़ में, तो जब मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वो बंदा है जो कि पैदा इस तरह हुआ है और अपने अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें लेकर आया है जो आम इंसानों से थोड़ी-सी ज़्यादा कह सकती हूँ मैं कुछ मामलात में और ये फ़ॉलो नहीं करेगा मेजॉरिटी की वही ट्रेडिशन को उस तरीके से जैसे बनी हुई है नॉर्म्स को। तो मतलब फिर मैं उसको फ़ोर्स नहीं करूँगी या फिर अगर फ़र्ज़ करो कोई सिस्टम उसको फ़ोर्स कराना चाहता है तो मैं हेल्प करूँगी उसको। कि उसको तंग ना किया जाए। तो मुझे बड़ा अच्छा ये मुझे समझ आई है इस चीज़ की ना, मुझे मेरे लिए ये हुँ। बड़ी एक अमेज़िंग बात है। हाँ, नहीं ये देखिए क्योंकि आप मेरा ख़्याल है कि आप खुद उस अक़लियत में शामिल हैं। हुँ,
तो इसलिए आप उसको समझ भी जाएँगी, आप एक माँ के तौर पे उस बच्चे को इंसिस्ट भी नहीं करेंगी। डॉक्टर साहब ने एक फिलॉसफी के तौर पे वो सारा मंज़रनामा बयान किया समझाने के लिए, वो बहुत आसान लफ्ज़ों में बहुत बड़े फ़लसफ़े बयान कर देती हैं। लेकिन अगर आपको आसान लफ्ज़ों में ये फ़लसफ़ा हमारे यहाँ सोसाइटी में हमेशा से जो मिलता आया है ना, वो पता है क्या? पागल ही हो, पागल ही हो, पागल ही हो। तो ये जिसको आप पागल कह रहे हो ना, दुनिया के पागल ही हुए, तो वो इसका मतलब है वो अक़लियत में शामिल है। हुँ, उस वक़्त आप उस वक़्त आप डॉक्टर साहब के फ़लसफ़े को वहाँ रख के देखें तो आपको लगेगा ओह! यार ये ठीक है। तो डॉक्टर साहब मुझे ने तो तो यही बहुत खुशी आसान होती है। लफ्ज़ों में पढ़े-लिखे लोगों के लिए बात की और ये ख़ास एक तबका है जो ये अभी उसको मानेगा, वरना जो अक्सरियत है वो नहीं। तो हाँ, पागल लेकिन हुए का जब मतलब है कि क्रिएटिव माइनॉरिटी। लेकिन जब वो साथ में इतनी सारी मिसालें दे देते हैं ना कि देखें मीर तकी मीर की मिसाल दी, नक्शे की मिसाल दी, साथ में उन्होंने उसमें और बहुत बड़े-बड़े राइटर्स हैं जिनकी वो बताते हैं, तो उस सूरत में फिर मुझे बड़ी तसल्ली हो जाती है। मैं कहती हूँ कि अगर सपोज़ एक नॉर्मल इंसान होता, बिल्कुल ही नॉर्मल, मतलब जिसको हुँ, हम पागल नहीं कहते हैं हमारी ज़ुबान में, या साइको भी नहीं कहते हैं। अगर वो शख्स होता तो इट मीन्स कि इस दुनिया में बड़ी-बड़े फ़लसफ़े, बड़ी-बड़ी हमारे पास जो इतना व वर्सा हमें मिला है अदब में और चीज़ों में, तो वो नहीं मिलता फिर हमें। तो इट मीन्स कि मतलब उन्होंने इस चीज़ को उसके साथ रिलेट करके, तो जो आम इंसान भी है अगर फ़र्ज़ करो तो उसकी एक बड़ी कदर बढ़ा दी ना, उसकी कदर बढ़ा दी ये कह के कि वो शख़्स जो है एक क्रिएटिव माइनॉरिटी है और उसके अंदर कुछ टैलेंट ऐसे हैं जो आम इंसानों से ज़्यादा हैं। तो उसको उनको मतलब डिस्कवर करना चाहिए या उनको पॉलिश करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। मतलब उन लोगों को जिस जो खुद अगर फ़र्ज़ करें, जाते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, तो वो उन सबको एक ही वो क्या कहते हैं हाथी, घोड़ा सब बराबर कर देते हैं। उनमें से ये भी मेरा नहीं ख़्याल हम कह सकते हैं कि हर इंसान जो कि जिसकी थोड़ी-सी भी साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, हर वो बंदा ज़रूरी तो नहीं है वो क्रिएटिव माइनॉरिटी में आए। अच्छा नहीं उसमें देखें कि हर वो शख़्स जो ज़हीन है ना, वो उसी कैटेगरी में आएगा। मतलब हम उसमें अदब की तख़सीस ना करें, डॉक्टर साहब ने उसमें अदब की तख़सीस के हवाले से आपने बात की क्योंकि आप अदब के करीब हैं, साइंसदान, इंजीनियर्स जो टॉप पे हैं जो टॉप पे ज्योग्राफिया के हवाले से काम करते हैं, जो टॉप पे नफ्सियात के हवाले से काम करने वाले लोग हैं, बेसिकली वो सब इसी अ, अक़लियत में शामिल होंगे। हुँ, क्योंकि जो बहुत ज़हीन शख़्स है, वो मुनफ़रिद है। मैं उसको वो नहीं कह रही कि वो मतलब कि वो उनसे ज़्यादा रखता है। हुँ, हुँ, वो एक ज़र्फ़ है मान लेना इस बात को कि वो उन आम लोगों से ज़्यादा है। मैं कहती हूँ वो दूसरों से मुनफ़रिद है मुनफ़रिद है, और हाँ। मुनफ़रिद है। वो हुँ, जो जितना ज़हीन आपका बच्चा होगा ना, या जितना ज़हीन आपका क्या दुनिया में कोई जितने ज़हीन बच्चे हैं, अंदर से वो तन्हा हैं। वो अपनी हुँ, तन्हाई को बाँटते-बाँटते कहीं और चले जाते हैं। हुँ, हुँ, और वो मुनफ़रिद बच्चों में शामिल होने लगती हैं और इसमें जब हम कर रहे थे उर्दू अफ़साना एद-ए-हाज़िर में, उसमें एक चीज़ मैंने देखी क्योंकि हम वो कैटेगरीज़ बना रहे थे मतलब मैंने उसको जब तो एक चीज़ मुझे बार-बार हॉन्ट करने लगी कि जब जितने अदीब आ रहे थे, या तो वो सबसे छोटे हैं घर में, हुँ, छोटा हुँ। भाई-बहन है या सबसे बड़ा बहन या भाई है। तो अच्छा। इसका मतलब है कि आपका जो सबसे छोटा बच्चा है, या वो तन्हा रह जाता है या सबसे बड़ा बच्चा तन्हा रह जाता है हुँ। और वो मुनफ़रिद होता है। और अब जो आप दरमियान वाला भी तन्हा रह जाता है राबिया। नहीं मैं क्यों? उस तजुर्बे की बात कर रही हूँ। बड़ा तो इसलिए कि वो पहलौठी का बच्चा होता है, उसकी सारी तवज्जो मिल जाती है और छोटा इसलिए कि समटाइम अगर फ़र्ज़ करो कोई किसी का भाई आ जाए तो सारी तवज्जो उधर चली जाएगी। तो बीच हुँ। वाला नहीं, मैं उस तजुर्बे की बात कर रही हूँ कि मोस्टली हमारे पास वो अदीब थे, जो या तो घर में बड़े थे सबसे या घर में सबसे छोटे थे। सही। हुँ। सही। हुँ। देखिए, आपने मुझे चलिए तो जिस नज़्म की फ़रमाइश की, वो नज़्म ऐसी मज़े की है कि वो लिंक नहीं ओपन हो रहा। चलिए थोड़ी देर में शायद हो जाए।
उतनी देर में हुँ, मुझे आप ये बताएँ कि हमने मुकाबले पे अपने बच्चों को लगाया हुआ है कि ज़ाहिर है जो ही बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि और आज से नहीं है, बहुत अरसे से हो रहा है ये सब, लेकिन ज़रा ज़ाहिर है मज़ीद शिद्दत भी हो सकती है उसमें हो कि तुमने ये बनना है, वो बनना है, अब तुम्हारे फलाँ के नंबर इतने आगे, उतने आगे। इस तरह की चीज़ों में फिर बच्चे खुद भी देखते हैं, कॉम्पिटिशन का दौर है वैसे ही हर तरफ हर लिहाज। तो मतलब इसका नफ्सियात पे क्या इफ़ेक्ट होता है? क्या असरात होते होंगे? अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि जिस दिन आप बच्चे को कॉम्पिटिशन पे लगाते हैं ना, उसी दिन आप बच्चे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हुँ, और ये कॉम्पिटिशन हमारी सोसाइटी में है। जिस हुँ, सोसाइटी की आप बात करते हैं ना कि हो हाँ, हम उसके ज़हनी गुलाम हैं जिस सोसाइटी के, वहाँ कॉम्पिटिशन नहीं किया जाता। वहाँ हर बच्चे को समझाया जाता है कि आप मुनफ़रिद हो। और हुँ, हमें हर बच्चे को ये बताना है वो मुनफ़रिद है, वो जितना मर्ज़ी नालायक है, वो जितना मर्ज़ी पढ़ाई में कम है, पढ़ाई सब कुछ नहीं है। हो सकता है वो किसी और चीज़ में हो सकता है कि आप उसे साइंस पढ़ा रहे हैं, वो आर्ट्स पढ़ना चाहता हो। हाँ, और मुमकिन है कि वो बना किसी और चीज़ के लिए हो, आप उसे बनाना कुछ और चाह रहे हैं, इसी चक्कर में वो नालायक रह जाएगा। तो वो ज़हनी तौर पे हम अपना बच्चा खुद खराब कर रहे हैं कॉम्पिटिशन पे लगा के। हमें हर बच्चे को बस इतना बताना है बेटा आप मुनफ़रिद हैं, आपने हुँ, अपने हिस्से का काम करना है। हम ये चाहते हैं कि नहीं जी अगर लड़की है तो वो डॉक्टर बनेगी और लड़का है तो हुँ, इंजीनियर बनेगा या बिल्कुल, हमने मखसूस खाने बना दिए हैं, हुँ, तो वो साइंसदान बनेगा और फलाँ-फलाँ-फलाँ-फलाँ। नहीं, उसको आज़ादी दें। वो जो मर्ज़ी बनना चाहे, लेकिन अगर आप उसको बाउंड करते हैं तो वो नफ़सियाती मरीज़ ज़रूर बन जाएगा। हुँ, लेकिन हमें समझ नहीं आएगा कि हमने ये काम खुद किया। हुँ, हुँ। बहरहाल ये अहम बात है। तो आप ये बताएँ कि मैं रूहानियत के बारे में तो आपसे नहीं पूछ रही, ये बताएँ कि रोमानियत के बारे में कुछ कि इसकी क्या क्योंकि आपने तो अदब पढ़ा है, लिटरेचर पढ़ा है, तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा मेरी तरह जिन्होंने नहीं पढ़ा और क्योंकि वैसे तो इसका क्या है, रोमानियत क्या? अच्छा रोमानियत एक तो इसकी जो डेफ़िनेशन है ना बुनियादी तौर पे हम जिसे कहते हैं रोमांस, उसकी एक बुनियादी डेफ़िनेशन तो ये है कि अम, जो चीज़ हकीकत में पॉसिबल नहीं है, किसी हद हुँ। तक। हुँ, हुँ, हुँ। क्या उसकी एक लिमिटेशन है हकीकत में। हम उसे उसकी मेंटली एक वो ले अपना ना एक इमेज बना लेते हैं, ज़हनी इमेज हुँ, और हम इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं। बेसिकली बिल्कुल। रोमानियत ये है। हम वो इमेजिनेशन वर्ल्ड यहाँ पे कायम करना चाहते हैं और आर्टिस्ट करते भी हैं। मतलब आप देखिए कैसे हुँ, घरों को सजाते हैं, कैसे अदब को हाँ। सजाते हैं, साइंसदान भी करते हैं और ये जो है हमारे सर्जन भी करते हैं। अगर हुँ। वो आर्टिस्टिक ना हो तो वो एक स्टिच अच्छा नहीं कर सकता। हुँ, हुँ। सर्जन होने के लिए आर्टिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। मतलब स्किल को आप शामिल कर रही हैं उसमें हाँ, यानी कि उसमें स्किल शामिल होती है। हुँ, और बाकी वो रोमांटिक जिसको जो जो शायरी वाली स्किल रोमानियत है ना रोमांटिक के लिए स्किल बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसकी वो फैंटेसी और उसका वो इमेजिनेशन नहीं क्योंकि सारी जिंदा नहीं रह जाएगी। कुछ हाँ, कुछ वो फिर असली बनाए कुछ कुछ हुँ, दुनिया वालों ने बताया है कि ये तरीके हैं कि तुम अपना जो तख्लीक उसको जिसको कहते हैं हम तख्लीकी काम, तो वो किसी भी सूरत में जो वो निकालता है इंसान, चाहे वो आर्टिस्ट बन जाए या वो फिर लफ्ज़ों से तस्वीरें बनाए या शायर बन जाए। हुँ। तो मतलब वो एक उसको साथ में स्किल सीखनी भी एक ज़रूरी हो जाती है, मुजस्मा बनाए अच्छा तो स्किल्स मौजूद होती हैं, सीखनी नहीं पड़ती। अगर हाँ, आप एक अपने अंदर रोमांटिक पर्सन है ना स्किल्स मौजूद हैं, उसके लिए उसे मौजूद है। पॉलिश किया जा सकता है। स्किल ठीक है। मौजूद है तो आप रोमांटिक हैं। ओह! तो ये तो और बड़ा एक बाकी ये कि पॉइंट बताया। रहा जो शायराना रोमानियत हमारी रोमांस जिसे हम कहते हैं, हुँ, 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 हुँ। तो वो मतलब एक उसे हमने ना रोमांस को और लव मेकिंग को एक ही चीज़ बना दी एक है। ऐसा चीज़ नहीं है। बना। हुँ। लव मेकिंग टोटल अलग चीज़ है, उसके लिए पर्सनैलिटी होना ज़रूरी नहीं है, रोमांस के लिए पर्सनैलिटी होना ज़रूरी नहीं है, आप किसी तख़य्युल में किसी बुत को भी मोहब्बत कर सकते हैं। और बिल्कुल। उसके लिए हाँ, लव मेकिंग के लिए पर्सनैलिटी का होना ज़रूरी है। अच्छा उसको हमने एक और मज़े की बात शायरी में हमने उसको जिन्स के साथ जोड़ दिया। जोड़ दिया है। हुँ, और फिर हम उसके लिए इतने मज़े के फ़लसफ़े तलाश करते हैं कि जो जिनसियत है, वो रोमांस का हिस्सा है। हुँ, वो रोमांस का कहीं बहुत दूर पाट का हिस्सा है। है हिस्सा, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं है।
लेकिन जिस वक़्त आप उस वाले स्टेज पे पहुँचते हैं ना शऊरी तौर पे, तो आपका हुँ। रोमांस भी सारे का सारा बैठ जाता है। आप लाशऊरी हाँ, तौर पे जाते हैं ना, तो आपका रोमांस बहुत बिल्ड कर जाता है। तो मतलब ये कि सारी चीज़ें अलग-अलग हैं जो कि हमारे यहाँ सारी मद्दम होके कन्फ्यूजन फैला रही हैं, फैला चुकी हैं। फैला चुकी है, रायता और फैल गया है। उसमें उसमें आपका पढ़े-लिखे होना, आपका बाशऊर होना, वो भी नहीं समझते। अफ़सोस की बात ये है। हाँ, और जो जितना ज़्यादा बाशऊर है, जितना ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, वो उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है इस हवाले से। क्योंकि बिल्कुल सही। वो अपनी थ्योरीज़ खो चुका है। वो अपनी सोच खो चुका है। मतलब वो कह रहा है नक्शे ने ये समझाना कहा था, चाहिए। ओशो ने ये कहा था और बुल्ले शाह ने ये कहा था। अब आप तो भई उनके पीछे लगे हुए हो। सही। तो हुँ, मतलब ये कि जिस तरह ज़ुल्फ़ें सुलझाई जाती हैं, इसी तरह ये ख़्यालात जो हैं, इनको भी मेरे ख़्याल है सुलझाने की ज़रूरत है। ये जो अलग-अलग से टर्म्स हैं, उनको उनको भी क्लियर करने की ज़रूरत है और मेरे ख़्याल है जिससे आप हैं, इसी तरह और भी बहुत से लोग होंगे जो इन सारी चीज़ों की गहराइयों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे ख़्याल है उनका फ़र्ज़ है कि वो कहीं न कहीं बात के दौरान अपनी ये बातें दोहराते रहें। कि रोमानियत क्या है और ये जिनसियत क्या है और ये अलग-अलग खाने हैं, फिर उसको शादी क्या है। तो हम सारी चीज़ों को इकट्ठा एक जगह कर देते हैं ना, तो वो फिर बड़ी हुँ। परेशानी हो जाती है उस इंसान के लिए या हर नहीं इंसान के लिए। हम रहना ही परेशान चाहते हैं, इसलिए हम ये सीखना नहीं चाहते। हमारे दोहराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेचारे इतने फ़िलसफ़ी दोहरा-दोहरा के चले गए। लेकिन हमें मज़ा उसी परेशानी में आता है दुआ। इतनी सच्ची बातें करने से मुझे हमेशा ज़िंदगी में जब कभी खुशी होती है तो हमेशा ख़ैर अच्छे और नाइस लोगों से मिलके होती है। लेकिन इसके साथ-साथ हँसी मुझे उस वक़्त आती है जब कोई सच बोलता है। और जब कोई जितनी मोहब्बत से सच बोलता है और जितना बड़ा सच बोलता है मेरे लिए उसी वक़्त ना वो एक खुशी का मुकाम होता है। बहुत मुझे नहीं पता उससे मुझे कौन-सी रूहानी खुशी मिलती है, मैं हँसने लग जाती हूँ। तो अरे क्योंकि हाँ, सच को बोलना भी बहुत कमाल की बात है ना। सच रोशनी है ना, बोला नहीं जाता हमसे क्योंकि हम हाँ। अपनी मतलब देखिए पूरी हमारा जिस्म को एक यहाँ हमारी सोच एक पूरे का पूरा सच है। यहाँ ये सोसाइटी एक मतलब बिलफ़र्ज़ हम एक ज़मीन को लेते हैं, ज़मीन एक सच है, जहाँ दरिया भी हैं, समुंदर भी हैं और हमने हुँ, उसको बिल्ड करके और अब यहाँ तक बात पहुँच चुकी कि माशाल्लाह से हम उसको ये नहीं समझते कि यहीं से हमने सिविलाइज़ेशन को इतना अच्छा कर लिया कि हमारे जो सीवरेज सिस्टम्स हैं, गंदे नाले भी गुज़र रहे हैं सड़कों पे, हुँ, गलियों हुँ। से। वो एक अब अच्छा ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ़ है। अब हमारा क्या मसला है? हमारा मसला ये है निकाल लेते हैं। तो डेफ़िनेटली जब आप हुँ, हकीकत या सच को एक गंदे सच को माइनस कर दोगे तो उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। क्योंकि हुँ, वो तो एक सिस्टम है, गंद जो है वो निकलेगा, वो साफ होगा, वो आपको साफ करेगा। तो कुछ सच सही। भी इतने कड़वे होते हैं, वो आपको साफ कर देते हैं करेले की तरह से। हाँ, सही, सही, बिल्कुल। मतलब हुँ, बड़ी है ना ये अहम बात है कि हम उन चीज़ों पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, हम बात भी नहीं करते और फिर वो वही सारी धुंध फैल जाती है ना बहुत बल्कि धुंध की बजाय पहले तो फॉग होती है, फिर स्मॉग हो जाती है। हुँ, बातों की धुन ना, तो मैंने कभी इसी तरह ही कुछ लिखा था कि धुन हर तरफ फैल गई है और जो सच का चेहरा है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये आज की पुरानी कभी कुछ इस टाइप की बात थी। हुँ। तो राबिया आपकी कौन से ऐसे ख्वाब हैं जिनकी तकमील अब आपकी पहली तरजीह है आगे आने वाले साल के लिए या मैं वैसे मैं अगले लम्हों का बिल्कुल प्लान नहीं करती। हमें मैं कल पहले का भी इसकी प्लान जान नहीं करती। मैं आपके इस क्या जवाब को पहले हाँ, की जानती अभी बस इतना ख़्वाब होगा ये अभी 12 बजे जिस वक़्त वो एक आतिशबाज़ी होगी और वो बस उसको देखेंगी और हुँ, फिर उसके बाद सो जाऊँगी हुँ, और ठीक बस है। इतना सा प्लान होगा कि अच्छा यार मतलब आप वो उसे देखियो और ये मतलब ये सब फॉग का एक सीज़न है तो मैं बाहर जाके पूरी रात बाहर बैठ के फॉग को एन्जॉय कर रही हूँ। उसके बाद अगर मैं सो गई तो अगले दिन का कोई प्लान नहीं है, इसलिए मैंने कोई ख्वाब नहीं सजाया हुआ। बहुत और अच्छा हमने किया है। अपने साथ मैं भी ज़ुल्म बिल्कुल सबसे वही बड़ा करूँ। पता है बेटियों के साथ क्या करते हैं हम अपनी हुँ, बेटी के साथ ज़ुल्म ये करते हैं जो हम उसे दे नहीं पाते ना, उसे उसका ख्वाब दे देते हैं।
वो हुँ, बेचारी सारी उम्र ख्वाब ढूँढती रहती है, उससे उसका घर डिस्टर्ब होता है, सोसाइटी डिस्टर्ब होती है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। हम अपनी हुँ। बेटी को रियलिस्टिक नहीं बनाते, जो तो आप हमारी ये इस नहीं भागम समझती कि जिंदगी में। इसमें थोड़ा-सा हमारे शायरों, अदीबों और फ़िक्शन राइटर्स का सबका कसूर है? स्पेस शायद मेरे भी जो भी लिखते हैं इस तरह का, तो लड़कियाँ अगर पढ़ती हैं, अब तो शायद हो सकता है नई आने वाली जनरेशन समझदार हो गई है, पढ़ना भी बंद कर दिया है, तो ज़्यादा रियलिस्टिक हो गई है, शुक्र है अल्लाह का। तो जिस दौर में मैं छोटी थी, तो हम तो पढ़ते थे, तो वो सब पढ़ते थे, पढ़-पढ़ के कुछ ज़्यादा मतलब उस तरफ तवज्जो हो जाती है कि ख्वाब भी बंदा बुनने लगता है और वो एक सारा खुद ही यानी माँ-बाप तो नहीं चाह रहे होते कि बच्चे कभी भी इस तरह की आइडियलिस्टिक सोच हो। तो कई बार इतने प्रैक्टिकल होते हैं, मगर उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना ख्वाब खुद ही बुन लेते हैं और उसमें रहते हैं और अच्छा, उनका क्या उसमें यही मैं नहीं समझती ना कि इसमें मतलब लिखने वालों का हाथ है। हुँ, हुँ, लिखने वालों का हाथ नहीं है, पेरेंट्स का हुँ, हाथ है। मतलब लाइक हुँ, आप कह रही हैं ना कि हाँ, वो आप हमारे वाले वो दौर में एक डाइजेस्ट सिस्टम था। आज भी बच्चियाँ बहुत हुँ, डाइजेस्ट पढ़ती हैं, अदबी रसाले से ज़्यादा डाइजेस्ट लिखता है। हुँ, अब ये था कि जिस दौर में मज़ाहिरा मैं भी उसी दौर में आई कि जिस वक़्त डाइजेस्ट एक बहुत टॉप पे था और कमर्शियल राइटिंग हमेशा टॉप पे होती है। कमर्शियल उसके साथ बिज़नेस जुड़ा होता है ना, जहाँ बिज़नेस जुड़ा हुँ, होगा वहाँ ख्वाब होगा। उन्होंने हुँ, कमाना है। और फिर ये कि इसमें उन बच्चियों का कसूर नहीं है जो पढ़ रही हैं, इसमें उन लड़कियों का कसूर है जो लिख रही हैं, जो रिसाला बेचने के लिए लिख रही हैं और उसमें पेरेंट्स का कसूर है जो डाइजेस्ट पढ़ने दे रहे हैं। मेरे फादर ने मुझे आज तक डाइजेस्ट नहीं पढ़ने दिया। हुँ, आज हुँ, मेरे हुँ, डाइजेस्ट का कहानी का लुत्फ़ नहीं आता। जब हुँ, मैं जवान हो रही थी तो मैंने डाइजेस्ट पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। घर हुँ, में हुँ, डाइजेस्ट आता था, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं थी। डाइजेस्ट सही। एक मैच्योर एज में पढ़ा जाता है, जैसे फ़िल्म एक मैच्योर एज में देखी जाती है। क्योंकि हाँ, फ़िल्म की बुनियादी वजह ये बुनियादी तौर पे इसलिए बनाई जाती है, आप जिस हाल में हो, उस हाल में से, उस प्रेज़ेंट सिचुएशन में से आपने लम्हाती तौर पर निकलना है। हाँ, आप मतलब उस एक 2000 की टिकट फीलिंग को देके हुँ, जाते हो सिनेमा, तो आप अपने हाल से निकलने के लिए जाते हो। प्रेज़ेंट से थोड़ी हुँ, देर के लिए ऑफ होने के लिए जाते हो। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। डाइजेस्ट राइटिंग या कमर्शियल राइटिंग वो सेम इसी तरह से है। वो आपको प्रेज़ेंट हुँ, से लम्हे भर के लिए निकालने के लिए है। हाँ, उसको हमने तारी उस सूरत में होगा जब आप टीनेज में आएँगे। अब हमने चूँकि आज आप कह रही हैं ना कि हाँ, अब के बच्चे अच्छे हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। हमने जो बच्चों को कार्टून दे दिया है ना, हुँ, मतलब आप कभी बच्चों के साथ बैठ के कार्टून देखिए, मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। वो एक नया हुँ, ख्वाब दे रहा है उन बच्चों को। अच्छा, वो बच्चा इतना फ़ास्ट है, इतना फ़ास्ट है, इतना फ़ास्ट है, हमें समझ नहीं आ रही थी, क्यों है? हुँ, अब वो कार्टून आपको फिर नई दुनियाओं में लेके जा रहा है, नई दुनियाओं का स अब हर बच्चा तो नहीं कर सकेगा, वो तो मुनफ़रिद हुँ, बच्चे उस सिचुएशन में जाएँगे, लेकिन कोशिश हर बच्चा करेगा, लेकिन हर बच्चा जब कोशिश करेगा, वो उसमें नुकसान उठाएगा, क्योंकि आपने ड्रीम हुँ, दे दिया उसको। फिर उसके बाद हुँ, आप उससे बड़ी जनरेशन में आएँगे, उससे बड़ी जनरेशन में आपने शॉर्ट मूवी दी है। टिकटॉक दिया है और ये लाइव वो दिए हैं जो छोटे-छोटे से हमारे यहाँ ड्रामे में चल रहे हैं। हुँ, सिस्टम स्नैपशॉट चेंज हुआ है, चैट सिस्टम चेंज हुआ है, हम ख्वाब अभी भी दे रहे हैं। रुकना है बस इसको, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, लड़कियों की या लड़कों की नहीं है। ये बताएँ कि खौफ की क्या साइकी होती है? जैसे हॉरर मूवीज़ लोग देखते हैं, जैसे एक हेल्दी खौफ भी होते हैं कुछ और कुछ अनहेल्दी खौफ होते हैं। जैसे मुझे ऐसे लगता है जैसे कि खौफ में भी एक लज़्ज़त का अंसर तो होता है। जैसे छुप के कोई काम करना या जैसे जैसे कोई हेल्दी जिसको कहते हैं एडवेंचरस जो होते हैं लोग, वो क्या होता है? उसमें भी कोई ऐसी चीज़ होती है? अच्छा, मेरे ख़्याल में जो एडवेंचर्स वो एक एडवेंचर है ना, आप में तब फूटता है, जब आप में से कोई बहुत बड़ी चीज़ होके गुज़र चुकी होती है। हुँ, मतलब आप एक तूफ़ान से गुज़र चुके हैं, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको वो चोट दोबारा लग जाएगी। अब अच्छा। आप उसके लिए तैयार हैं। अब आप हुँ, वो हुँ, चोट या तो सह भी सकते हैं या उसके को पार भी कर सकते हैं। हुँ, तो ये सिचुएशन होती है आपके अंदर की छोटी उम्र में भी आ जाती है, कुछ को खौफ बड़ी उम्र में तारी हो जाता है।
फिर अनदेखी चीज़ों का खौफ हो जाता है। हाँ, हुँ, हम हुँ। मतलब वो सोसाइटी से ले रहा है बच्चा या हम ले रहे हैं। लेकिन एक टाइम होता है आपको खौफ रहता ही नहीं है। कुछ हुँ, लोग ऐसे बचपन से होते हैं कि उन्हें खौफ होता ही नहीं। हुँ, तो चूँकि वो गालिब ने इसका फ़लसफ़ा बहुत मतलब मुझे जो लगता है गालिब ने बहुत पहले वो फ़लसफ़ा दे दिया था, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो वो मुश्किलों से इतनी जल्दी और इतना सब कुछ गुज़र चुका होता है उन बच्चों पे या उन पर्सनैलिटीज़ के, कि अब उनके हुँ, लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती। हुँ, और हुँ। यहाँ और वो जो मूवीज़ देखने वाला आपने कहा तो वो उनके अंदर का शायद है कि वो एक बेखौफ बच्चा ही होगा या बेखौफ बच्चे होंगे जो वो हॉरर मूवीज़ देख रहे हैं। हाँ, बहरहाल बुनियादी मतलब तौर पे। बच्चों के हवाले से तो इतनी खुशकुन बात नहीं है। अच्छा एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था, मैं सोच रही थी कि जैसे मैं जब छोटी थी तो ज़ाहिर है उस वक़्त तो एक ऐसा माहौल नहीं था, बहुत ही यानी ये नहीं कि नहीं कह सकते, इनसिक्योरिटी तो काफ़ी अरसे से रही है, लेकिन जो लेवल आज उसका है, इतना हाई हो गया, हर रोज़ हम खबरों में सुनते हैं, सारे लोग अपने-अपने बच्चों को सब हर तरफ से यही सजेशन होती है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनका ख़्याल रखें, ज़ाहिर है जितने वाक़यात हुए हैं पिछले 20 सालों में और तो उस सूरत में बच्चे कैसे हेल्दी होंगे जब उनको इस कदर ख़्याल में पाला जाएगा? नहीं, असल में नज़र बच्चों पे नहीं रखनी है, बड़ों पे रखनी है। मतलब माने तो फिर बच्चे चाहते हैं ना जिनको हम गलियों में, मैदानों नहीं, में खेलने दें। यही यही तो बात है ना कि हमने तो बच्चा भेज दिया लेकिन हम बच्चे पे नज़र रख रहे हैं। हम ये नज़र नहीं रख रहे हमारी सोसाइटी में आस-पास ये कौन कर रहा है। हुँ, नज़र तो हुँ, हमें बड़ों पे रखनी है। जब आप हुँ। बड़ों में से गंदे लोग निकालते चले जाएँगे ना, सोसाइटी में खौफ पैदा होगा, उसको आप क्राइम्स की इम्प्लीमेंटेशन सज़ाएँ होगी। मिलने हाँ, लगेंगी, तो लॉज़। वो लॉज़ इम्प्लीमेंट होंगे तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हमने भी बहुत अच्छा वक़्त गुज़ारा है, खेला भी है, ग्राउंड्स में भी खेला है, यही हर तो ना। तरह के लोग हुँ, देखे हैं। फिर ये कि आप सबसे बड़ी ये जो आपको एक बड़ा अच्छा-सा एडवेंचर हमने एक न्यू मूवीज़ का दे दिया है, पहले ये आम नहीं थी। अब वो हुँ, जब आम देखते हैं तो वो इसको भी रियलिटी समझते हैं। अब ये चीज़ वो अपने रिश्ते के साथ तो नहीं कर सकते। हुँ, लेकिन वो चीज़ वो ख्वाब है, ये वही ख्वाब वाली बात है कि उस फ़िल्म ने उन्हें वो ख्वाब दे दिया। अब वो पूरा करने के लिए उन्हें कुछ तो चाहिए। हुँ, वो फिर यही करेंगे। तो हमें नज़र बड़ों पे रखनी है। बच्चे तो उसमें हुँ। बेचारे बेकसूर हैं। हम तो उन्हें हाँ, नफ़सियाती मरीज़ बना देंगे घर में बिल्कुल बाउंड ठीक करके बात और है। उससे ना सिर्फ़ नफ़सियाती मरीज़ बनाएँगे, हम फ़िज़िकल उसकी जो फिज़िकली भी ग्रोथ है वो जब नहीं हो बच्चे तो नहीं सकेगी। हेल्दी हो सकते एक इंसान की हाँ। वो नहीं हेल्दी हो सकते, उसके लिए खेलना ज़रूरी है, उसका बॉडी डिमांड करता है, उसके लिए भागना, दौड़ना, हर चीज़ उसकी बॉडी वो जो है ना ग्रो ही तब करेगी, जब वो ये सब एक्टिविटीज़ करेगा। हुँ, हुँ। अदरवाइज़ वो बड़ा होके कन्फ्यूज़ बच्चा होगा जो सोसाइटी के लिए वैसा ही बड़ा बनेगा जो इस वक़्त मौजूद है। इसका मतलब है कि जिन पिछली पे नज़र सोसाइटी रखनी। में कन्फ्यूज़ नस्ल पैदा की है, जिसको हुँ, अच्छी और बुरे की तमीज़ ख़त्म हो गई, यानी हमारे जैसे पिछले जो पेरेंट्स थे, उनके पास टाइम नहीं था अपनी औलादों के लिए और हुँ, उन्होंने हुँ, पहली दफ़ा वो सिस्टम चला दिया और देखिए इसको हमारी ये दूसरी नस्ल है, स्पेशली उन माँओं की जो जॉब कर रही हैं। हुँ, पहली नस्ल पीछे गुज़री है, तो हुँ। उसमें अभी हमें ये नहीं समझ आया कि जॉब करने वाली माँ के बच्चों की तरबियत कैसे होगी। या हाँ, एक मतलब हमने लड़कियों पे एक डबल बोझ डाल दिया शादी के बाद जिसे हम कहते हैं सेपरेट लिविंग सिस्टम। हुँ, पहले बच्चे होते थे माँ दादा नज़र रख रहे हैं, हुँ, दादी नज़र रख रही हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। हुँ, अब हुँ। लड़की ने बाकी काम भी खुद करना है, बच्चे भी खुद सँभालने हैं। फिर ये कि वो बिल्कुल। माँ जो दादा-दादी, नाना-नानी से एक ठहराव मिलता था तरबियत में, इस हुँ, जनरेशन में वो ठहराव खत्म हो गया। हुँ, तो उ उ उससे ये हुआ कि वो जो माँ-बाप का लाऊ-बालीपन था, वो इस नस्ल में एंटर हुआ। अब आपको वो हुँ। लाऊ-बालीपन म्यूज़िक में नज़र आएगा, वो म्यूज़िक नहीं मिलता, वो शायरी नहीं मिलती। हाँ, वो ठहराव नहीं है ना। वो हाँ, ठहराव नहीं है, क्योंकि हमने वो जो सेपरेट लिविंग सिस्टम दिया, वो नेचर के तो ठीक है, पर मैं उसे नेचर या वो नहीं कहूँगी, आप अपनी आज़ादी तो कह सकते हैं, लेकिन उससे हमें लॉस भी हुआ। हम अपने पेरेंट्स, अपने दादा-दादी से जो ठहराव लेके आए थे, इन बच्चों के पास वो ठहराव नहीं है।
हाँ, बिल्कुल इस पूरी मतलब वो सिचुएशन ठहराव में बहुत पिछली ज़रूरी है। नस्ल में हाँ, इस पूरी ये जो सिचुएशन आपने कहा कि हम बच्चों को कैसे तो हमें बच्चों पे नहीं नज़र रखनी, बड़ों पे ही रखनी है, जो आप हमारे से हमेशा छोटे हैं। खूबसूरत बातों में से खूबसूरत बातें निकाल के बहुत मज़े से जवाब देती हो। मुझे इसका बड़ा अच्छा महसूस होता है। बात से ये तो बात बताती है। तो जैसे उसी में यही कहा था कि नहीं औरत औरत की नफ़्सात वाली बात तो मुझे बड़ी इसी तरह ये थी, बड़ों पे नज़र रखने वाली बात जो है, ऐसी की हुँ, आपने और बड़ी मतलब उसकी रियलिटी है, रियलिटी इस बात। हुँ। तो अ, अगर आपके हाथ में कोई अलादीन का चिराग आ जाए, वैसे तो आपने कहा मैं तो ख्वाब नहीं देखती, लेकिन सपोज़ अगर कोई किसी दिन दे दे तो फिर क्या फिर उसको रगड़ के क्या करोगे? कोई चीज़ जो अचानक आपके माइंड में जो फ़ौरन आ जाएगी? मज़े का सवाल है। मैं उसको फ़ौरन रगड़ के कहूँगी कि भाई मुझे परिंदा बना दो, मुझे आसमान पे उड़ना है। वेरी गुड गुड। तो आपके तो ख़्यालात मेरे से बहुत मिलते जुलते हैं। तो ये तो सबसे वो अच्छा है ना। दरख्तों पे बैठती फिरूँगी और फिर मैं उड़ती फिरूँगी, फिर मैं मतलब वो जो है ऊपर से दुनिया को देखूँगी। ऊपर से सही है, बहुत अच्छा है। अभी भी ऊपर से ही देखती हो, लेकिन और कहाँ से? फिज़िकली नहीं उड़ सकती हो, अदरवाइज़ तो हाँ। अभी भी एक परिंदा हो। तो हुँ। अ, पाकिस्तानी माशरे के बारे में क्या सोचती हैं कि अगर इसमें मतलब कोई अच्छाइयों में आपको जो नज़र आती है सबसे पहले तो उसको हाइलाइट करें। कोई एक आध अच्छाई जो आपको लगती है हमारे में बहुत अच्छी बात है बाकी सोसाइटीज़ की नस्बत? हुँ। बहुत ही मुश्किल सवाल कर रही अरे! हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं, ये मुश्किल है। ये बताएँ कि बुराइयों मतलब में से जो टॉप प्रायोरिटी है वो बता दें। नहीं, अच्छाइयों में से ये नज़र आ रही है कि जो अच्छे लोग हैं वो खामोश हैं। हुँ। और बुराइयों में से ये नज़र आ रही है कि हर तरह के लोग मुस्तकिल बोल रहे हैं और हर ओह! तरह के लोग मुस्तकिल इस्लाम के नाम पे, मज़हब के नाम पे हर चीज़ में मुदाखलत कर रहे हैं। ओए जबकि होए! सूरह माइदा में 5 ज़िंदगी के बुनियादी असूलों में से एक असूल ये है कि किसी की टोह में ना पड़ो, किसी की 3 बार दस्तक आप दें, दरवाज़ा नहीं खुलता तो लौट आएँ। ये सिर्फ़ एक वो नहीं है एक मतलब दरवाज़े के हवाले से नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी के हवाले से है। लेकिन हमें सिम्बॉलिक है। सोसाइटी में सिम्बॉलिक है, हमें सोसाइटी में मज़ा ही नहीं आता जब तक हम दूसरे से छेड़छाड़ ना कर दें। उसके घर क्या हुँ। हुआ, उसने क्या पहना, वो क्यों पहना, कहाँ से आया, किसने दिया, अच्छा कोविड क्यों नहीं हुआ, अभी तक इसे कोरोना क्यों नहीं लगा, रोज़ आता है भाई। मतलब मतलब लाइक हमें ना मतलब अपने से ज़्यादा दूसरे बहुत मतलब होता है कि यार हो कुछ हो जाए हमें बात करने को मिले, ताकि हम उसे कहें, "अब भाई तू गया ही क्यों था? तुझे किसने पकड़ा?" तो ये कि दूसरों की ज़िंदगी में मुसलसल मुदाखलत है। हुँ। और वैसे हम बहुत इस्लामी आप यकीन करें मतलब अज़ान होते ही चुप, दुपट्टा सर पे और टोपी सर पे, 5 वक़्त अच्छा, की एक और नमाज़। बड़ी मज़े की बात है कि मेरी बहुत सी मतलब अब मैं इस तरह तो नहीं कहूँगी कि मेरी वाक़फ़ है या मेरी बहरहाल कोई ख़वातीन मतलब मोस्टली अच्छा हुँ, उनके अंदर ना ये चीज़ इतनी होती है कि वो उनके पास एक बात है कि हम कितने शरीफ़ हैं और दूसरा कितना शरीफ़ है। मतलब अ, जजमेंटल आई इतनी ज़्यादा है और इतने पढ़े-लिखे लोग हैं और इतने बोल्ड लोग हैं जो हर वक़्त ये सोचते रहते हैं कि बताते रहते हैं और खुद बताते रहते हैं कि मैं इतनी शरीफ़ हूँ और कि मैं किसी मर्द से बात नहीं करती हूँ और मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। मतलब हर वक़्त इस तरह का कंपैरिज़न जिसमें अपने आप को ये शो कराना कि मुझसे ज़्यादा शरीफ़ तो इस दुनिया में और कोई नहीं है और वो सही दूसरे कह रही हैं, सारे उनसे जो ज़्यादा हैं मतलब शरीफ कोई नहीं है, वो बात नहीं करती, वो मिलने चली जाती हैं। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती हूँ, लेकिन मैं किसी के बारे में ज़ाहिर ना तुम कहती हो ना मैं कहूँगी। मगर मुझे ये होता है कि ये कौन-सा टॉपिक है? ये कैसा टॉपिक है? एक्चुअली ना दीन ने या मज़हब का एक वो सो कॉल्ड आपके ऊपर जो कहते हैं ना बहुत पारसा होना, तो हमारे ऊपर वो पारसाई तारी हो गई है। इंसान तो वो 100% पारसा नहीं हो सकता। उससे तो हाँ, गलतियाँ होंगी, गलतियों से सीखेगा, गलती से ओरिजिनल। हुँ, ओरिजिनल गलती से सीखेगा और फिर वो सोसाइटी ने आपको कह दिया ना मतलब कि
भई किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं करनी मतलब और वो मर्दों के साथ तो बिल्कुल रूड बोलना है। हमने एक वो बेइज़्ज़ती ज़ेवर बना रखा है, उसी बेइज़्ज़ती हुँ, ज़ेवर में रहना। हर हुँ, बंदा आप सिर्फ़ ख़वातीन की बात कर रही हैं या हर मर्द भी ऐसा है? यकीन करें वो हर दूसरा मर्द अपने आप को यूसुफ सानी ना मतलब हुँ। साबित करने की कोशिश करे और हर लड़की के सामने कर रहा होगा। उसे ये नहीं पता कि वो दौर खत्म हो चुका है कि यार अब वो लड़की जो है जाके तकिए में मुँह दे के रोएगी नहीं। वो जाके सबसे हुँ, पहले अपनी दोस्त को फ़ोन करेगी, "वो यार आज तो उसने मुझे कहा" हुँ, तो क्या है हुँ, वो उस वाली उसकी दोस्त को पहले कह चुका होगा मैं यूसुफ सानी हूँ। तो हुँ। आपको पता नहीं है क्या ख़त तारी हो गया है कि आप बहुत नेक हो और नेक ही पता नहीं वो जन्नत में जाएँगे। अच्छा ये तो फिर बड़ी मामूली बात है, उसके बाद आपकी जन्नत और दोज़ख भी डिस्कस होती है, आपकी वो कब्रें भी डिस्कस होती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, इसकी मौत भी जन्नतों डिस्कस से अगर बेल्फाज़ वो फिर भी अच्छा। अच्छे तरीके से मर गया है, तो फिर हमें ये भी प्रॉब्लम होती है, हाय हाय! मरा क्यों अच्छे तरीके से? हुँ। मतलब वो आप कन्फ्यूज़्ड हैं। वो कहते एक बड़ा अच्छा-सा कॉल है ना किसी का कि जो साहिबुल राय लोग होंगे वो नज़रियात पे बात करते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होगा, हाँ, काबिल ये माइंड बिल्कुल लोग वो मन घरेलू और इस टाइप की बातों पे एवरेज तो माइंड जिनके और वो पास कुछ भी नहीं है, हुँ, इसलिए ये आपको सवाए ऐसी बातें करने के या आपको कन्फ्यूज़ करने के, आपके नज़रियात खराब करने के कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हुँ। ऐसी चीज़ों पे मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएँ कुछ बस। ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है कि वो सारे लोग जो इस तरह मतलब मीडियोकर माइंडेड हैं, वो किसी तरह से इस तरह अपर साइड पे चले जा रहे हैं कि वो उनकी भी नज़रियात की तरफ तवज्जो हो जाए, ऐसा नहीं कुछ हो सकता माशरे नहीं, में? ऐसा नहीं हो सकता ना, सोसाइटी का बैलेंस खराब हो जाएगा और ये कभी भी नहीं हुआ। और अगर ये लोग ना हों तो ये हमसफ़र हैं। वो जो ऊपर वाला लेवल है ना उनके ये हमसफ़र हैं। ये सब हरकतें ना करें तो उस लेवल के लोग सीख नहीं पाएँगे। हुँ, हम इसको देखें तो ये हमसफ़री है, हमसफ़री में हम सीख रहे हैं। आप 10 दफ़ा ऐसे लोगों से मिलेंगी, आपको चौथी, 5वीं दफ़ा 11वीं, 12वीं दफ़ा आपका एक नज़रिया बनेगा। हुँ, तो ये हो नहीं सकता वरना ना तो नज़रियात बनेंगे, ना फ़िलॉसफ़ी बन सकेगी, ना साइकोलॉजी बन सकेगी। तो पार्ट ऑफ लाइफ़ है। हुँ, इसको बस ये है कि यहीं से ज़ब्त भी बनता है, यहीं से सब्र भी वाली कैफ़ियत भी आती है, हुँ, तो हुँ, फिर यहीं से लुग़त भी बनती है। इसलिए हाँ, हो नहीं सकता। हुँ। बैलेंस ख़राब हो जाता है ना सोसाइटी का। चार्टर यानी कि दिल दिमाग पे इंसान कोई भी शख्स है, अव्वल तो ज़ाहिर है जब हम खुद हम किसी को जज नहीं कर रहे, तो मेरा दिल ये करता है कि जब मैं किसी को जज नहीं कर रही, कोई भी किसी को जज ना करे, मगर ज़ाहिर है मेरी ख़्वाहिश तो ख़्वाब ही रहेगी ना, फैंटेसी और ड्रीम रहेगी। मगर लोग करते रहेंगे इस तरह, तो हमें इसके साथ-साथ ही हुँ। स्विमिंग करते रहना है इसी सोसाइटी में। हुँ, सही है। बिल्कुल यही। तो इसे ये कबूल जो कर होती है लेना ना चाहिए। हालाँकि सब लोग डिस्टर्ब होते हैं इससे, ये नहीं कि डिस्टर्ब नहीं होते, खुद भी डिस्टर्ब होते हैं वो लोग जो ये कर रहे हुँ, होते हैं। क्योंकि किसी और के हाथ वो चढ़े होते हैं, कोई उनके हाथ चढ़ा होता है, मतलब अजीब-सा ये सारा चक्कर। और फिर वही कि जगह-जगह हमने खतीब बन जाते हैं, जगह-जगह हमने वो शो कराना होता है कि भी हम सबसे बेटर हैं और हम सबसे अच्छे हैं। एनीवेज़ बड़ा ये फ़िज़ूल बातें शायद मैं भी करी और मैं तो बिल्कुल फ़ील नहीं कर रही कि हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम लोग कपिल गा रहे हैं। तो रात की रानी का जो नाम आपने रखा अपनी किताब का, तो वो क्या रात की रानी बहुत पसंद बहुत, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे रात की रानी का फूल और उसकी खुशबू और वो सबसे खूबसूरत बात वो रात की ही फैलती है। और फिर मुझे खुद भी फ़ील होता था क्योंकि मैं कहानियाँ या सब कुछ रात में लिखती थी। उम्र गुज़र गई जगरातों में। मुझे याद आया तो रात की रानी से एक बात याद आई छोटी-सी। मैं हमेशा शाम के टाइम पे ना छोटे होते नहाती थी, मेरी नानी माँ मुझे कहती थी तुम रात की रानी हो। मुझे याद आपकी रात की रानी के हुँ, तो ओके। इसलिए वो फूल मुझे इतना हॉन्ट करता था, उसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती थी। तो मुझे समटाइम्स उसको मतलब जैसे आप कहते हैं कि आप नाक़ाबिले बयान कैफ़ियत में उसकी खुशबू से चले जाते हैं। हुँ, तो थ्योरी क्रूज़ और रात की रानी, तो ऐसा होता था। और हुँ, शायद इसी वज़ह से मैंने उसका नाम ऐसे रखा कि वो मुझ पे बहुत ज़्यादा कैफ़ियत लेके आता है, उस खुशबू हुँ, हुँ। उसका ना। नहीं, उसके अंदर वो एक अजीब-सी अट्रैक्शन है, बहुत एक हुँ, तासीर है, फुल यानी कि एक तो वो मतलब ज़ाहिर है उसकी जो खुशबू का एक
है अंदाज़ कि वो फूल उस हवाले से बड़े-बड़े नहीं हैं, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और एक पतला-सा, छोटा-सा, मासूम-सा हुँ। वो एक खिलता है और उसके अंदर और फिर उसकी महक फैल जाती है तमाम तरफ। और मैंने ये भी सुना है कि जो ये रात की रानी होती है, इसको किसी ख़ास कोने में छुपा के लगाओ, तो ये ज़्यादा अच्छी वाली खुशबू देता है। ये नहीं मुझे पता, इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ओपन में लगी हुई है अच्छा। और वो मतलब मेरा खुशबू मेरा वैसे ही ख़्याल देती है। छुप के रहना चाहिए। हालाँकि वो बिल्कुल सामने लगी हुई थी और मैंने उसको ना बेचारे को कहा कि इसको साइड पे लगाओ। इसका हुस्न ये है कि छुप ही रहे और कहीं पता ना चले पौधा कहाँ है, वहाँ-वहाँ से कुछ। नहीं, एक्चुअली आप इसे छुपा भी लें तो उसकी खुशबू से छुपने नहीं देती। हाँ, इसीलिए ना उसका वो एक हुँ। सुन्नत तज़ाद हो जाती है। तो आपकी मैंने एक अफ़साना पढ़ा था, जिसमें मुझे इस वक़्त नाम याद नहीं है, मगर वो था जैसे मतलब थोड़ा शिज़ोफ्रेनिक कोई मेरा ख़्याल है, उसके बारे में जिसमें कि जब नाम भूल गया है। तो मैं हुँ। मुझे बहरहाल वो बहुत अपील किया था, जिसमें वो आदमी जो है वो सड़क पे चला जाता है और सो जाता है। हुँ। अच्छा, तो ये अफ़साना था सातवीं सम। 7वीं सन। हाँ, सातवीं सम अफ़साना था और मतलब ये एक पर्सनैलिटी हकीकी थी, इस शख्स का किरदार हुँ, हकीकी था और ये उस सिचुएशन में, उस मर्ज़ में से गुज़र रहा था, जिस वक़्त इसका इलाज हो रहा था। हुँ। तो वो कहना चाहिए कि बस वहाँ से फिर मैंने उस कहानी को मतलब मैंने क्या उठाना था, मैं तो तो किया लिखती था, सोते हुए हूँ ऑब्ज़र्व ना। किया वो आपके ज़हन ने उसको। लेकिन मतलब ज़ाहिर है हम हुँ, में से बहुत से लोग इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, ये नहीं कि कोई एक बंदा करता होगा। ज़ाहिर है काफ़ी एक सोसाइटी में रहते हैं, करीबी लोग भी होते हैं, दूर के सभी। मगर उसको एक्सप्लेन करना ना इस अंदाज़ से उस तस्वीर को पेंट करना जिसे कहते हैं, वो उसके लिए फिर क्रेडिट तो ज़ाहिर है फिर जाएगा ना आप तक। अच्छा नहीं, क्रेडिट मैं नहीं लेती। क्रेडिट क्रेडिट मैं तो आपने देती लिया। हूँ, हाँ, उसकी हाँ। वजह ये है कि मोस्टली कहानियाँ मेरे पास ऐसी आपको मेरी किताबों में मिलेंगी जो मैंने शऊरी हालत में लिखी नहीं। हुँ, अक्सर कहानियाँ ऐसी हैं, मैं सो गई, अचानक से हुँ, मेरी आँख खुली और हुँ, मैं उसी नींद के आलम में लिखी कहानी और उसी हुँ, आलम में फिर दोबारा से सो गई। मुझे सुबह सही। नहीं पता मैंने क्या लिखा है, मैं यानी बिल्कुल नहीं लाशऊर जानती। क्या आप तो लिखती मैं हैं। लाशऊर में लिखती हूँ इसलिए मैं कोई क्रेडिट नहीं लेती किसी भी चीज़ का। फिर भी हम आपको ही देंगे। अब तख्लीक कार जो आपने लिखी थी, तो उसको मैंने हुँ, काफ़ी बार पढ़ा। फिर मुझे शुरू में कुछ समझ आती थी, कुछ कहीं नहीं आती थी, कुछ एंड तक ज़ाहिर है उसमें एक मरबूत पूरा एक है तख्लीक कार जो ख़ुसूसन उन्वान है, वो खोलता है कहानी को कहीं न कहीं। मगर जो उसको एंड तक एकदम सही सारा क्लियर नहीं पता चलता मुझे। तो मैंने सोचा शायद मैं इसको दूसरी बार पढ़ूँगी, फिर तीसरी बार, फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ मैं भी इस तरह की कहानी जो अच्छा, अक्सर उसमें कहा जो सबसे अहम चीज़ थी उसमें था तकरार-ए-लफ़्ज़ी का इस्तेमाल। वो सही। पूरी की पूरी तख्लीक़कार है ना, वो लाशऊरी जो मतलब उसकी कैफ़ियत और होती हैं। तो वो हुँ, उसमें उसी लिहाज़ से तकरार-ए-लफ़्ज़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया था। उस वक़्त लोगों को हुँ, एतराज़ भी हुआ था तख्लीक़कार पे कि जी आपने लफ्ज़ों की बार-बार तकरार की है, डबल तकरार-ए-लफ़्ज़ी, एक लफ्ज़ दोबारा उसके मुतरादिफ के लफ्ज़ आ रहे हैं। हुँ, हुँ। उससे कह लें आपके था वो भी एक लाशऊरी एक्सपीरियंस लेकिन वो जो था ना एक तख्लीक़कार ऐसे ही होता है। मतलब जो हुँ। रियल है वो लाशऊरी हालत में ही रहता है। मैं उसको दोबारा उसको मैं एक दफ़ा दोबारा पढ़ूँगी और हो सकता है वो हुँ, पहले से ज़्यादा मुझ पे मुनकशिफ़ हो और फिर उसके हुँ, बाद मैं आपसे कभी दोबारा डिस्कस करूँगी इस बारे में। एक हम सब पे मेरी एक आज कहानी आई है, तेरी वस्ल की खातिर, और उसमें जो वो लड़की बनाई है, ब्लोर नाम है उसका, और वो एक स्नोमैन को बनाती है अपना क्या कहते हैं जिससे वो रोमांस करती है ये, जिसको अपना महबूब अपना बनाती है। आइडियल बनाती है। हाँ, उससे वो उससे प्यार करने लगती है और फिर वो सोच जब वो धूप आ जाती है तो फिर वो मेल्ट होने लगता है। तो उसे समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूँ? तो वो सोचती है कि इससे वस्ल की खातिर मैं भी पानी में ही कूद जाऊँ। तो वो
फिर मतलब ये कि वो जब जिस नदी में उसका जो महबूब चला जाता है तो उसी में ही वो ज़ाहिद छलांग लगाती है और फिर वो उधर अपने हिसाब में तो उसने अपना वज़्न पूरा कर हुँ। बराबर हो गया। पानी हो गई ना, पानी के साथ पानी। बहुत वाला। ये ये मैंने आज भी वो मेटेरियल्स पे हम सब जाएँगे तभी इसके तो हुँ। मुझे बड़ी इस लिहाज से खुशी हो रही है कि जब 2 तख्लीक़कार आपस में बात करते हैं, तो वो एक्सटेसी की कौन से लेवल पे होते हैं, ये सिर्फ़ वही जानते हैं। हुँ। इसमें वो सब कुछ ठीक है। तो ये हमारी जो थी ये मीटिंग है, ये इंटरव्यू भी नहीं है। हुँ। अच्छा ये बताएँ कि कौन-सी चीज़ किसी इंसान में हो तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? ज़ाहिर-सी बात है, एक फ़ितरी-सी बात है, झूठ क्यों बोलूँ? पहले तो देखिए आपको अल्लाह ताला ने सबसे पहली चीज़ आपको एकदम से जो है ना, वो बसारत की बहुत बड़ी वो है, हुस्न अच्छा लगता है। किसी तरह का भी हो, फ़ितरी हो, शख़्सी हो। फिर उसके बाद ज़हानत तो मुझे पागल कर देती है किसी शख़्स की। हुँ, हुँ, तो ये 2 चीज़ें फिर जो सोफ़िस्टिकेशन बहुत कम लोगों में होती है, स्पेशली मर्दों में बहुत कम होती है और अगर कोई सोफ़िस्टिकेटेड मर्द मुझे नज़र आ जाए, मैं कहती हूँ अच्छा ये ज़मीन का नहीं है। सही। और कई बार तो जो है मतलब जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो कई बार बड़े खूबसूरत लगने लग जाते हैं और कई बार तो वो बिल्कुल छोड़ देते हैं अपना आप। हमारे यहाँ मेजॉरिटी तो छोड़ देती है अपना आप। मेजॉरिटी छोड़ देती है। हुँ, सोसाइटी ने मतलब आपको वही बात है, सोसाइटी आपको बिल्टी ऐसा करती है बस जवानी सब कुछ है। अच्छा जवानी आ हुँ, गई, उसके बाद शादी सब कुछ है। शादी हुँ, तक आपने करना है। अच्छा शादी हो गई, अच्छा शादी के बच्चे बाद हाय हाय नहीं अब तो बच्चे हो गए सब कुछ। आपका मेंटल बनाया ही आपको ज़हनी तौर पे। अच्छा जैसे ही आप बस ये अधेड़ उम्र में आए, बुढ़ापे की तरफ बढ़े, तो आपसे ज़िंदगी ही छीन ली जाती है। ज़िंदगी छीन ली जाती है। हाँ, वाह! आप उससे बार-बार ये कहते हैं, हाय हाय! वो जी क्या वो एक मुहावरा है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कब्र में बूढ़ी दाती घड़ी लाल लगाम बिल्कुल। वो बिल्कुल, कब्र में बिल्कुल दाती सही। और वो सब कुछ। तो अब तो थोड़ा आपने ट्रेंड थोड़ा बदल ज़िंदगी रहा है। ज़िंदगी जो है ना, आपने बूढ़े लोगों से या एक ख़ास उम्र से छीन लिया। हालाँकि मेरा अपना ख़्याल है कि आपको जो ज़िंदगी के सही मायने हैं, वो 40 के बाद समझ आते हैं। आप उसे एन्जॉय कर बिल्कुल, सकते हो। बिल्कुल सही। और फिर उनको हक देना चाहिए, हमें छोटों को भी सोचना चाहिए। बड़ों ने हमें बिल्ड नहीं किया तो हमें अपनी जनरेशन को बिल्ड करना है। तो हुँ, इसलिए उन बेचारे बूढ़ों का कोई कसूर नहीं है, हमने उनको हुँ, ऐसा बनाया है। लेकिन वो जो सही। आपने कहा ना कि कुछ लोग जवानी में इतने हसीन नहीं होते, बूढ़े होते हैं तो लगने लगते हुँ, हैं। वो फिर वक़्त के साथ मेरा ख़्याल है या तो आपके अंदर का बच्चा बेदार होना शुरू हो जाता है और या फिर हुँ। आपके अंदर का हुस्न बाहर आना शुरू हो जाता है। ये बहुत या अहम है, फिर आपके ये बहुत अंदर का अहम शर बाहर आना शुरू हो जाता है। ये कुछ बहुत ना कुछ अहम है। होता है। अच्छा 40 के देखो बाद आपको फ़ौरन से ना एक चेंज आना शुरू हो जाता है लोगों में, हुँ, बिहेवियर्स में, उनके लुक्स में और हुँ। वो फिर मेरा ख़्याल है फिर 40 के बाद अंदर बाहर आ जाता है। ये जवानी तो सब मैं पे हसीन ये आती बात है। करती आई हूँ, पिछले हाँ, जवानी यानी तो कि सब 1-2 पे सालों हसीन से ये आती है। सेम जुमला बोल के आई, जब ये आपने बोला। हाँ, बिल्कुल तो सेम जुमला। जवानी का क्या है, वो तो आप देखिए ना अल्लाह का करम है सब पे हसीन आती है। बचपन, हाँ, हर बच्चा आपको अच्छा लगता है, फितरत से है। आप बिल्कुल, उसको वो आप क्या हो वो तो 40 के बाद आपके सामने कि आप वही की बात। कितने अंदर से शर्पसंद थे या आपने अपना खुद पॉलिश कितना नहीं किया अपना या आपने कितना अपने आप को पॉलिश कर लिया। हुँ, तो हुँ। वो फिर वही हुस्न है, मतलब वो जो आप आपकी लेके म आपकी जो आपका इनर सेल्फ है वो बाहर आता है और हुँ, वो आपको खूबसूरत भी बाज़-औक़ात अगर अंदर से आप मतलब सम टाइम आप सॉफ्ट नेचर के हैं, वो आपके ऊपर आ जाएगा तो वो अच्छा लगेगा देखने वाले कभी हुँ। इसी तरह ही मतलब कुछ चीज़ें मुझे लगता है हमेशा सॉफ्टनेस ही अच्छी लगती है, पता नहीं अब कुछ लोगों को कितना दुआ जाहो होना जलाल ये पसंद है। चाहिए कि अगर हम कहते हैं ना बुढ़ापा बचपन की एक सूरत है, तो होना ये चाहिए कि ज्यों-ज्यों हम बुढ़ापे की तरफ जाएँ ना, त्यों-त्यों हमें सॉफ्ट हो जाना चाहिए। बचपन बहुत हुँ, सॉफ्ट होता है, हर बच्चे को हुँ, प्यार करने को दिल करता है। हुँ, बुढ़ापा भी मेरे ख्याल में इतना खूबसूरत होना चाहिए कि आपको ना हर बूढ़े को देख के प्यार आए। प्यार आ जाए। तो हुँ, अभी लाइक मतलब मैं किसी के सफ़ेद बाल देखती हूँ ना और एक ख़ास उम्र में देखती हूँ, तो आप यकीन करें कि मेरी आँखों में आँसू आ जाती हैं, प्यार से भर जाती हैं, इतना प्यार हुँ, आता है। तो मैं हुँ, कहती हूँ कि यार अल्लाह यही प्यार सबको नसीब करे आमीन। कि हुँ, बुढ़ापा भी अगर वो बचपन की सूरत है, तो उसे बचपन की सूरत बनाए।
उसे शर ना हुँ, बनाएँ, लोगों हुँ, के लिए मुश्किल ना बनाएँ, आसानियाँ हुँ, बाँटने वाला बनाएँ, मोहब्बत देने वाला बनाएँ। हुँ, मोहब्बत ये तो बीज है ना, आप जा रहे हैं। मतलब जैसे हुँ, बूढ़े हुए या जैसे ही आपकी खास उम्र आप तो हर लम्हे आगे जा रहे हैं, तो जाते हुँ, हुए कुछ दे के जाना चाहिए। हुँ, तो और जब जो दे के जाने वाली चीज़ें हैं ना, मुझे लगता है उसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ प्यार है। याह! प्यार के बीच बो के जाएँ ना, तो शायद हालात बहुत डिफरेंट हो जाएँगे। हुँ, हुँ। बिल्कुल कोशिश करते रहना चाहिए, जितना ज़्यादा इस लफ्ज़ को, इस जज़्बे को, इसको दिल से निकालें, अपने अंदर से मतलब ज़ाहिर है वाक़ई क्या है और हमारे पास ये एक एनर्जी है ना जो खुदा ने हमें दी, एक एनर्जी की फ़ॉर्म में हम आए, तो फिर एक हुँ, साथ होगे के एक बेहतर एनर्जी दी, यानी कि एक बेशक हम कहते हैं दरख्त बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, पानी बहुत अहम है और हवा और सारी चीज़ें, आग भी है। लेकिन वाक़ई जो इंसान को खुदा ने एनर्जी दी है और एक ख़ास सूरत में, तो उस एनर्जी में जो मेन वही है कि जलाल नीचे तो है ही हर तरफ, तो लेकिन उसको उसकी जो ऊपर वाली सतह है कम से कम वो जमाली हो थोड़ी-सी, तो देखने में हुस्न फैल जाता है ना और फिर उसमें अगर हुँ, रहमानियत आ जाए और रहम रहम और मोहब्बत, उनसियत ये सारी चीज़ें तो बहरहाल हम आज इस खूबसूरत साल के पहले दिन में अपने दिल के करीब लोगों को मिलने की जो मुझे सआदत हुई नसीब है। मैं इसके लिए दिल से मीडिया 47 का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे ये मौके मतलब दिए कि मैं इतने अच्छे और प्यारे और खूबसूरत लोगों के पास बैठी और पूरा पिछले साल में बहुत मैंने सीखा। शायद मैं अब मेरी उम्र भी वो नहीं रही कि मैं किताबों से सीख सकूँ। लेकिन जो मुझे लोगों की मजलिस में बैठ के, लोगों के साथ बैठ के जो एक खुशी नसीब होती है, शायद मैं उसका नहीं कर सकती क्योंकि बहुत शुरू से मुझे अदबी लोगों में बैठना नसीब नहीं हुआ उस हिसाब से। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है बहरहाल। थैंक यू दुआ मुझे भी बहुत अच्छा लगा और दुआ से हम वो कहते हैं ना कि हम दुआएँ करते हैं अल्लाह हमें ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, तो मेरा हुँ, ख़्याल है कि ये भी दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें मोहब्बत दे दे, हाँ, तक़सीम करने के और लिए। मोहब्बत करने वाले लोग मैंने दुआ हाँ, की थी। शायद हमारी दुआ कबूल हो जाए और मोहब्बत जब मिल जाती है ना बहुत सॉफ्टनेस आ जाती है। हुँ, चीज़ें बदल जाती हैं, रंग बदल जाते हुँ, हैं हुँ। और हर अभी बंदा क्रिएटिव हो जाता है। है ना? हुँ, तो अभी सब जो 1 घंटा था शायद वो हो गया कंप्लीट तो आप इसको कंप्लीट हुँ। करके पूरा करेंगी और मेरे हिस्से मेरे मेज़बान होने की बजाय आप इसको इख्तिताम पर लेकर जाएँगी। हम उल्टे लोग हैं, हम उल्टी हरकतें करेंगे। हुँ। ठीक है, मैं इसको इख्तिताम पे लेके जाऊँगी। दुआ पिछला साल सबसे पहला इंटरव्यू किसका किया? पिछला साल मैंने सबसे पहले इंटरव्यू अपनी फ्रेंड शीरी सुखन थी उनका किया, फिर मरियम मजीद हुँ। डार से बात हुई। इसी हुँ, तरह बहुत से और प्यारे-प्यारे लोग मिले और हुँ, हुँ। मेल भी थे। पूरे साल में क्या सीखा इन इंटरव्यू से? इंटरव्यू से क्या सीखा है? हुँ, इंटरव्यू से मुझे ये महसूस हुआ है कि मतलब मेरे जैसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं और मेरे से कुछ डिफरेंट लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। मुझे सबसे पहले तो ये कि एक अच्छा 1 घंटा अदबी संगत में गुज़ारा। तो लास्ट टाइम मतलब मैं ग्रेजुअली बहुत कुछ सीखा। एक प्रोग्राम था मकबूल मलिक साहब का, उन्होंने मुझे इस तरफ गाइड किया कि ये अहम नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, ये अहम है कि मतलब आपके दिल में उसकी नीयत क्या है या मकसद क्या है? मकसद की तरफ ना। तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि कोई अच्छी बात फैलाने के लिए मैं ये प्रोग्राम कर हुँ, मैं चाहती हूँ कि हर तरफ अच्छी बातें हैं, मैं नहीं कहती नहीं, सभी अच्छी बातें करें। तो लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि कुलू लिन्नास हुस्ना जो है, कि अच्छी बात कहो और कहते रहो। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। मुझे वरना समझ नहीं आ रही थी, कि मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे लिए सबसे हुँ, पहला सवाल ये था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ? कर तो मैं रही थी, मगर मुझे समझ नहीं आ रही। फिर मुझे इस डिस्कशन के बाद मुझे ये समझ में आया। तो मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हवाओं में, फ़िज़ाओं में खूबसूरत लोगों की बातें फैलें और लोगों तक अच्छी-अच्छी बातें जाएँ और लोग अच्छी-अच्छी बातें महसूस करें। हुँ। और मेरे दिल में तो अच्छा ख़ैर बहुत रोशनी
फैली और मिल के मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुई। अच्छा, अब इसके इख्तिताम की तरफ आते हैं। दुआ ने मुझसे फ़रमाइश की थी एक नज़्म की, मोहब्बत के रंग। लेकिन हाँ, ये मोहब्बत के रंग जो नज़्म है, ये इस वक़्त इंटरनेट की वज़ह से ओपन नहीं हो पाई मेरे से, और उसमें से बस मैं आपको शुरू के 2 अशआर सुना देती हूँ। सही। इसने मुझे मोहब्बत के ऐसे रंग सिखाए हैं, हुँ। उसने मुझे मोहब्बत के ऐसे रंग सिखाए हैं, दुश्मन भी मेरे लौट के फिर से आए हैं। हुँ। उसने मेरी बोझ की राहों में पानी से गुलज़ार बनाए हैं, उसने मुझे मोहब्बत के ऐसे ढंग सिखाए हैं। तो हुँ। दुआ चूँकि खुद मोहब्बत है, और इस प्रोग्राम के जो हम पहले प्लान कर रहे थे, हमेशा की तरह, मतलब क्योंकि वो इंसानी प्लान थे, और मैं दुआ से कह रही थी हमारा पहले इंटरव्यू नहीं हो सकता, इसका कोई राज़ है? तो उसका राज़ यही था कि आज हमने यकम तारीख को 2021 में मोहब्बत के रंग खिलाने थे, और हमने इसके लिए कम से कम एक चीज़ का प्लान किया था कि फूल रखेंगे, तो दुआ ने तो लाल फूल रखे हैं। मेरे पास लाल नहीं थे, सफ़ेद थे। हालाँकि मुझे सफ़ेद रंग पसंद है, मगर जो भी है आपका मगर जो मेरा भी है, आज हमने जो 2021 का आगाज़ है, बहुत अच्छी, बहुत मुस्कुराहटों से किया, और अब दुआ को मेरा ख़्याल है कि यकीन हो गया होगा कि हर काम में मसलहत होती है। लास्ट वीक हुँ। मेरा इंटरव्यू नहीं हो सकता था। हाँ, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। हाँ, जी। यकम को आना था नए साल के साथ, और हम दोनों को एक लोगों को होप देनी थी। मोहब्बत लेके आए, मोहब्बत तक़सीम करी, दूसरों की ज़िंदगी में दख़ल कर देना छोड़ दें, गुलाब खिलाएँ, रात की रानी खिलाएँ, मट्टी सब जज़्ब कर लेती है, और हुँ। आपके जज़्बात भी जज़्ब कर लेती है, और इन्हीं मोहब्बत की खुशबुओं के साथ हम दोनों आपसे हम इजाज़त दोनों चाहते को इजाज़त हैं। दें और अल्लाह आखिरी हाफ़िज़। जुमला चलिए मैं फिर बोल देती हूँ, मेरी मोहब्बत तो बस एक दुआ है, बारिश का पानी, ठंडी हवा है, सितारों से ऊपर कोई सिलसिला है, तकाज़ा-ए जिस्म-ओ-जाँ से मगर मोहब्बत मेरी वाह! मोहब्बत बस एक दुआ है। वाह! तो अपने अपने मेज़बान को और अपनी प्यारी सी मेहमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अगले प्रोग्राम के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।